नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नमबियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. हमारे यहाँ को जामो to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। The fastest growing channel of the nation, Nation Now. Fastest Nation growing Now. channel. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, the one channel which brings you all sides of the story. We do not discriminate. Again, let me put it to you. ये अकेला चैनल है, अनोखा चैनल है पूरे हिंदुस्तान में जो हर एक की बात सामने रखता है। साहब, जो मर्जी आपकी बात हो, हाँ ठीक है, हम आपको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे अगर आपने जो बात कही है वो तथ्यों के मुताबिक नहीं है। If it doesn't meet the facts, we will present the facts to you. But opinions are sacrosanct. Your opinions are facts. Remember that. We deal in facts. We allow your opinions. That's it. Or to all our viewers in Kerala, Swagatam. To all our viewers in Tamil Nadu, Vanakkam. So Pradeep ji, tomorrow is the first one-day international with South Africa. South Africa के साथ पहला इंटरनेशनल है, one-day international. 50 ओवर का मैच है और वो माशाल्लाह क्या है, वो 50 ओवर का मैच है कि T20 है, एनीवे व्हाटएवर इट इज, आई थिंक इट्स अ 50 ओवर मैच, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली साहब की वापसी हो रही है। और जो बॉलिंग अटैक है प्रदीप जी, इस तरीके से चूज किया गया है, ऐसे चूज किया गया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के सर पे बिल फट जाएगा अगर हम लोग हार गए। ये अजीत आगरकर साहब और रोहित शर्मा साहब कर क्या रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, दोनों के दोनों। और इनको why is the BCCI insisting on keeping these two? I still can't figure it out. What's going on here? मतलब क्या है यार, हद होती है। आपने इतनी बेइज्जती करवा दी सारे हिंदुस्तान की भी। Can we have the headers on please? सबके सामने आपने बेइज्जती करवा दी पूरी की पूरी, मतलब हर एक के। आप टीम देखिए ना प्रदीप जी, बिल्कुल। Look at the team. Look at the team we've got. I mean, it's like awful. मतलब के There is no Shami. Yes. कोई शामी नहीं है, कोई मोहम्मद सिराज नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, रविंद्र जडेजा भी नहीं है। मतलब क्या आप इनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? लुक एट द टीम, लुक एट द टीम वी हैव गॉट। बॉलर्स कौन है प्रदीप जी? सुनने वाली बात है, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह। मतलब ये हो क्या रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए गलती से जीत गए तो गौतम गंभीर साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अरे भैया, हेडर क्यों नहीं लगा रहे आप लोग? आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, क्या हो गया है? Why aren't you putting on the headers? What is the matter with you? Is that where the headers start? Why don't you put them from the beginning? What is the matter with you? Can anybody please tell me? और सबसे बड़ी बात यही है, जय शाह साहब जो हैं, इन्होंने कह दिया कि साहब गौतम गंभीर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2027 तक है, वो 2027 तक रहेंगे। मतलब तब तक जो है प्रदीप भाई, कहने का मतलब ये हुआ भले इंडियन टेस्ट क्रिकेट की ऐसी की तैसी हो जाए और अब वनडे इंटरनेशनल्स की भी ऐसी की तैसी हो जाए। इन पॉलिटिक्स सर ऐसे हो गया कि अमित शाह, मोदी जी और फडणवीस महाराष्ट्र में, योगी आदित्यनाथ जो कहा जरूर, उसके बाद कुछ नहीं। जो आप कुछ भी कहो, कोर्ट में जाओ, किधर चिल्लाओ, पूरे धरना प्रदर्शन दो, कुछ नहीं होने वाला। जी सेम थिंग नाउ, जब से जय शाह आया है, एक टोक तंत्र हो गया है। ठोक तंत्र, बिल्कुल डिक्टेटरशिप कि ये है भाई, हम ऐसे ही चलेंगे, आपको जो करना है कर लो, ये बैटिंग ऑर्डर है। मुझे ताज्जुब है कि मालूम पड़ा एक दिन जय शाह ओपनिंग बैट्समैन बन के आया। बिल्कुल चलेगा, मैं 2 साल हूं, आप कुछ नहीं कर सकते। दैट्स द वे। नो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग पीपल्स फीलिंग्स। एज यू सेड, हमने कभी टेस्ट मैच हारे नहीं अपने होम ग्राउंड में। होम ग्राउंड एक ही जगह था, हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि वी आर गोइंग टू विन। आज वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आई रिमेंबर एजेस, आई मीन लास्ट डेकेड से देखो, वन प्लेस दैट वी आर सेफ, दैट इंडिया विल होम ग्राउंड इज द होम ग्राउंड, बिकॉज़ आवर बॉलर्स विल परफॉर्म, विकेट्स आर शूटिंग देम एंड बैट्समैन विल डेफिनेटली प्ले। बट आज सब उल्टा हुआ है। Whom are you playing? सर आप मेरी बात सुनिए,
ये मेरे पास एक लिस्ट है, दीज आर द विक्टिम्स ऑफ मिस्टर अजीत आगरकर एंड गौतम गंभीर। ये विक्टिम्स हैं। कौन कौन लोग हैं? हार्दिक पांड्या बाहर, श्रेयस अय्यर बाहर, ईशान किशन बाहर, सरफराज खान बाहर, अभिमन्यु ईश्वरन बाहर, रिंकू सिंह बाहर, संजू सैमसन बाहर, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर और मोहम्मद शमी बाहर। अरे दीज आर द गाइज हु आर एक्चुअली परफॉर्मिंग। सर आप मुझे ये बताइए, हार्दिक पांड्या को आपने बाहर कर दिया। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट इज द मैटर विद यू फेलोज? व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? और उसके ऊपर कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। आप मुझे बताइए। अब ठीक है, हर्षदीप सिंह डिजर्व्स टू बी देयर, लेकिन इसके पहले यही गौतम गंभीर है प्रदीप जी। उसने कहा था कि हर्षदीप सिंह सिर्फ टी20 का बॉलर है। आज आप उसको वनडे इंटरनेशनल में खिला रहे हैं। वही हर्षित राणा, उसको आप खिला रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को आप खिला रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा इज अ गुड बॉलर, नो डाउट, एंड हर्षित राणा डिड परफॉर्म वेल इन वनडे इंटरनेशनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिसमें उन्होंने 4 विकेटें ली, लेकिन अदरवाइज उनको बहुत बुरी तरह मार पड़ी है। आपने मोहम्मद शामी को चांस नहीं दिया सर। मोहम्मद शामी, आपने मोहम्मद शामी को बाहर कर दिया, एंड द वन पर्सन हु इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड टुडे, हार्दिक पांड्या, उसको आप बाहर कर रहे हैं। मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? दिस इज शॉकिंग, दिस इज वर्स देन शॉकिंग। नाउ माय पॉइंट इज, व्हेन इज द बीसीसीआई गोना गेट रिड ऑफ दीस टू? ये अजीत आगरकर और क्या नाम है इनका, गौतम गंभीर, इनको कब बाहर करेंगे आप? तब बाहर करेंगे जब सारी सीरीज हिंदुस्तान हार जाएगा। अब क्या होने वाला है, मेरी बात सुन लीजिए। रांची में मान लीजिए अगर हिंदुस्तान जीत गया, भारत अगर जीत गया मान लीजिए, तो गौतम गंभीर विल क्लेम क्रेडिट फॉर इट। जैसे वो कह रहे थे ना कि देखा मैंने चैंपियंस ट्रॉफी मैंने जितवाई और एशिया कप मैंने जितवाई। अबे तूने कहां से जितवाया भाई? अभी तक तो आप ये बोल रहे थे ये सबका क्रेडिट होता है, अकेला एमएस धोनी थोड़ी था जिसका क्रेडिट है। और जब रवि शास्त्री हुआ करते थे प्रदीप जी, मैनेजर और कोच हुआ करते थे, तो यही आदमी था जो बोलता था कि रवि शास्त्री ने किया क्या है अपने करियर में। दिस इज द सेम मैन who used to run down Ravi Shastri. No, why can't the team selection be good? Ajit Yes. Agarkar, I mean, where is he lost? I mean, it's a committee out there. Yes. And it seems to be that only these 2 people are taking the decisions. That's right. पूरे कमेटी है तो कमेटी का कुछ मतलब ही नहीं है। ये तो शायद डिसीजन ले रहे हर चीज में। We are glorious, हम लोग देखने के लिए सुकून था। तेंदुलकर is going, सहवाग के साथ ओपनिंग कर रहे हैं। I'm just telling the batting lineup, nice home pitch, and we are hitting the balls out of the ground. We had the best bowling lineup. Zaheer Khan था, नेहरा था, इरफान पठान. I mean, what performance? कुंबले. That's right. एक से एक टॉप टीम. ये कहाँ गए सब लोग? Are we not producing match winning? या तो आप सीधा बोल दो, या तो आप सीधा आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल दीजिए कि भैया जो कबाड़ है ना, हमारी जो कबर्ड है ऑफ ऑल द टैलेंटेड प्लेयर्स, इट्स एम्प्टी। कि हमारा जो आईपीएल है, रणजी है, दिलीप ट्रॉफी है, मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है, इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी गुड प्लेयर्स एनी मोर। सीधा बोल दीजिए ना। आपके खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेगा कि भाई मोहम्मद शामी इज अ फूल, शुड नॉट बी टेकन, मोहम्मद सिराज इज एन इडियट, उसको बाहर कर दीजिए, जसप्रीत बुमराह गधा है, उसको बाहर कर दीजिए। सारी दुनिया बोलती है जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर नहीं है आज की तारीख में। अरे 2 टेस्ट खिला के उसको बाहर कर दिया तुमने। सर, इन दिस वनडे इंटरनेशनल टीम all these guys are not there. Not there. Sir, if it was T20, I could understand. If it was T20, it's fine. I could understand. One day international में मोहम्मद शामी is not there. सरफराज खान is not there. चलो सरफराज खान, वो उसके साथ तो इसकी एलर्जी है। गौतम गंभीर की क्या एलर्जी है मुझे मालूम नहीं। As the great Sunil Gavaskar himself, he had said in the Australia tour. Today, of course, he has changed his mind. He's changed his tune also. Why have you brought along Sarfaraz Khan only to bring water? पानी पिलाने के लिए आप सरफराज खान को लेके आए हो। जिस तरीके से अभी सौरव गांगुली वेस्ट बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के बोल रहे हैं, मैं देखता हूं कि तुम टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद शामी को कैसे सिलेक्ट नहीं करते हो। मेरा प्लेयर है, मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं करके दिखाऊंगा। दैट्स व्हाट ही सेड। सर, ऐसी बातें पहले पता है कहां हुआ करती थी? Nobody should dare actually. कोई इस प्रकार से डरने में फोर्स, because nothing is happening. प्रदीप जी, ऐसी बातें मैं आपको कुछ बोलने वाला था। ऐसी बातें पहले पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में हुआ करती थी। हम उन पे हंसते थे, ये कहते थे देखो कैसे गधे लोग हैं, पर्ची वाले, बेवकूफ, भिखारी देश। अभी मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तानियों से एडवाइस लेनी पड़ेगी कि भैया तुम इतने सालों तक हारते रहे हो, 1995 से अभी तक हारते रहे हो, हाउ डू यू कंट्रोल योर सेल्फ कि तुम्हें हार्ट अटैक ना हो,
कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई ना हो, तुम लोगों को डायबिटीज ना हो। अब मुझे लगता है पाकिस्तानियों से हमें एडवाइस लेनी पड़ेगी सर, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि वेरी फ्रैंकली जब तक ये दोनों हैं, अजीत आगरकर और गौतम गंभीर, सर वी शुड लर्न टू एक्सेप्ट डिफीट। ये दोनों हैं और उनके ऊपर जय शाह जो कंट्रोल कर रहे हैं पूरे अफेयर्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट, जब तक वो डोमिनेट करेगा तब तक यही होने वाला है। Now, I would like to- ये डेमोक्रेसी खत्म हो गया है, जैसे पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि टोक तंत्र है, क्रिकेट में भी वही हो गया है, टोक तंत्र। Either our way or the highway. Yes. That's it. And not only that, you can't do anything. आप जाओ किधर जाना, कुछ नहीं होना। अब हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी नहीं होगा। अरे प्रदीप Decision has to be in our favor. प्रदीप जी, लेकिन जहां तक के बीजेपी की सरकार का प्रश्न है, आज की तारीख में एटलीस्ट यू कैन बोस्ट अबाउट द फैक्ट दैट द second quarter GDP results are fantastic. That is it. We have grown at 8.2%. The figures are of yes in the BJP. लेकिन क्रिकेट में आप क्या बोस्ट कर सकते हैं? और ये अजीत आगरकर की शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे मुझे मालूम नहीं है। So maybe somebody is a fan of अजीत आगरकर over here. अजीत आगरकर साहब ने सत्यानाश करके रख दिया है पूरी इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम का और बाकी इंडियन टीम का। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, और जब तक के ये गौतम गंभीर साहब रहेंगे और अजीत आगरकर साहब रहेंगे, हम लोग डांडिया खेलेंगे साहब। ये होने वाला है, सीधी सादी बात है। कल रांची में वनडे इंटरनेशनल है। मैं आपके कमेंट चाहता हूं, आप जरा कमेंट भेजें, जैसे आपने अभी अभी कमेंट भेजे ना, पता नहीं जबरदस्त कमेंट आए सर। प्रदीप जी कितने कमेंट आएंगे मुझे मालूम ही नहीं है। वो जो मोतीलाल नगर के ऊपर जो हम लोगों ने शो किया था, एवरीबडी इज राइटिंग, वी विल रीड देम आउट टुडे। मैं पढ़ूंगा उनको। आप जरा प्लीज भेजें क्या होने वाला है हिंदुस्तानी क्रिकेट का। डू यू सपोर्ट दिस मैन, दिस गंभीर एंड दिस आगरकर? ये आगरकर को क्यों नहीं दिखा रहे मुझे मालूम नहीं है। मैंने तो बोला भी था कि भैया आगरकर को ले लेना, बट दे हैव नॉट शोन इट। Perhaps there is a big fan of Agarkar over here in this in our newsroom unknown to us. All I am saying is इंडियन क्रिकेट फैन जो है उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। मैंने पहले भी कहा था, गुवाहाटी में जो हम हारे ना इतनी बुरी तरह, सर किसी भी फॉरेन कोच की आजकल इतनी हिम्मत नहीं हुई ये कहने की यहां पर आकर के दैट वी विल मेक इंडिया ग्रोवल। Of course, yes. आपने बोला था ना टेम्बा को, वो अपने टेम्बा बवुमा जो साउथ अफ्रीका के क्रिकेट कैप्टन है, जो आज तक एक भी टेस्ट नहीं हारे। बाय द वे ही हैज ड्रॉन वन टेस्ट एंड ही हैज वन ऑल द रेस्ट। 12 टेस्ट में कैप्टन रहे हैं और 10 टेस्ट जीते हैं। नहीं 11 टेस्ट जीते। ही हैज ड्रॉन वन टेस्ट, ही हैज नेवर लॉस्ट। उसको हमारे जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत साहब ने बौना बोला था, बौना। अरे इस बौने ने नाप दिया तुमको, तुम्हारी जितनी मर्जी हाइट हो दिखा दिया तुमको। तुम्हारी हाइट से और तुम्हारे बाकी सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? टू बी ऑन द फील्ड। नाप के रख दिया हिंदुस्तान को। The point is we've got the talent and we have got the talent and the selection is not right. Selectors ठीक से ढंग से पेश नहीं आ रहा है। You need to have a scientific way of evaluating performances. Sir, and then that will give a foolproof system that the best persons are in the team. Sir, there is a selection system. Just look at the averages in the Ranji Trophy. Ranji Trophy में सरफराज खान performing beautifully. Our रिंकू सिंह क्या परफॉर्मेंस है। साइज अपना वो क्या नाम है उसका, अभिमन्यु ईश्वरन डेवस्टेटिंग। मोहम्मद शामी ब्यूटीफुल। वो फिगर्स आप सब इग्नोर करके जो आईपीएल में कभी किसी एक या दो मैच में किसी ने परफॉर्म किया था उसको आप ले रहे हैं। आई मीन इट्स द वर्स्ट पॉसिबल थिंग इन द वर्ल्ड। माय रिक्वेस्ट इज टू द प्राइम मिनिस्टर, मैं तो प्रधानमंत्री जी से मैं अपनी तरफ से विनती करता हूं, मोदी जी आप विराट कोहली को रिक्वेस्ट करें कि अपनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले ले, बुला लो भाई उसको वापस। जिस तरीके से जनरल जियाउल हक when he was the president of Pakistan, he recalled Imran Khan and told him please captain the team, and Imran Khan repaid the trust placed in him by Ziaul Haq by winning the 1992 World Cup. बिल्कुल। आप कृपा करके विराट कोहली को वापस बुलाएं टेस्ट क्रिकेट में। जिस तरीके से विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, मोहम्मद शामी को, हार्दिक पांड्या को, सबको बाहर कर दिया इन लोगों ने। I mean, this is a criminal offense. This is behaving like bloody criminals. I would like your comments. आप अपने comments जरूर भेजें. Please do send in your comments on what do you think of the cricket team. Anyway, the match is tomorrow. We'll talk some more about it. But in the meantime, let's go on to our subject at hand. The subject at hand, of course, is the Prime Minister has unveiled a 100-foot statue of Sri Ram. उसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि मैं किसी भी
किसी भी घुसपैठिए को मैं यूपी में रहने नहीं दूंगा, जीने नहीं दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। अखिलेश यादव साहब ने कहा है कि भैया देखो, उत्तर प्रदेश इज रेडी फॉर चेंज, अगर आप यहां पर बेईमानी करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भरना पड़ेगा, ऐसा अखिलेश यादव साहब ने कहा है सर। धर्म ध्वज मोदी जी, योगी जी जिस प्रकार से कहा अ न्यू एरा, बोले दिस इज नॉट पूर्णता बट एक नया एरा का शुरुआत है जी। वो नया एरा का शुरुआत उन्होंने कहा एवरी डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, दैट्स राइट, एवरी डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज। नो, एक चीज वो आगे तरक्की की और टूरिज्म को बढ़ाना, वेरियस जो पिछड़ों को ट्रेनिंग देकर उनको मेन स्ट्रीम में एजुकेट करना, एक पूरे गेम प्लान। सर वो गेम प्लान तो है, हाँ। लेकिन हमारे साथ शायद प्रोफेसर प्रजापति हैं, आई विल गो टू हिम एंड आई विल आस्क हिम कि अभी ये जो गेम प्लान तो ठीक है, ये जो इन्होंने प्रॉमिस फ्यूचर के लिए किए वो तो ठीक है, जय सिया राम, लेकिन जो आज तक वादे किए गए थे उनका क्या? कैन वी गो टू आवर गेस्ट प्लीज? आई थिंक वी हैव गॉट अ वंडरफुल पैनल ऑफ गेस्ट। कैन वी गो टू आवर गेस्ट? ऑल ऑफ देम आर हियर। मुकेश गांधी जी नमस्कार। नमस्कार। जय सिया राम, हाउ आर यू सर? जय सिया राम। सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अविरल मलिक साहब, ग्रेट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। डॉक्टर अविरल मलिक नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम। Thank you, sir. And Professor Prajapati, Professor Rakesh Prajapati, my own favorite person. Forget the fact that he is from the Samajwadi Party, but his analysis is always very, very, very nationalistic. हमेशा राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हमेशा समाजवाद की बात करते हैं, और मैंने आज तक कभी प्रोफेसर प्रजापति को किसी के ऊपर गलत क्रिटिसिज्म करते हुए नहीं देखा है, अभी तक तो नहीं देखा। आज का मुझे मालूम नहीं है, आज वो क्या कहने वाले मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि आज उनका मूड खराब हो, पता नहीं मुझे। जैसे आजकल हमारे गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का मूड खराब है तो उन्होंने पूरी हिंदुस्तानी टीम का सत्यानाश कर दिया, ऐसा भी होता है। लेकिन प्रजापति साहब, अब योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज होगा, हर जगह पर यूनिवर्सिटी होंगी, नए नए कॉलेजेस बनेंगे। सर अभी तक जो प्रॉमिस किया था उसका क्या हुआ? सर कितने सालों से हैं अभी तो सरकार में। मैं तो ये पूछ रहा हूं, जो प्रजापति समाज को, कुम्हार समाज को जो मिट्टी के लिए जमीन प्रॉमिस की गई थी, अरे वो तो अभी तक दी नहीं है प्रोफेसर प्रजापति साहब। या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो सुधार कर दें। क्या मिल गई है सर जो जमीन उन्होंने प्रॉमिस करी थी? शुक्रिया राजीव जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपका पूरा एनालिसिस पहले सुन रहा था जी, और आज प्रदीप जी ने कई बार रिपीट किया, धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रदीप जी ने आज कई बार रिपीट किया कि जिस तरीके से योगी मोदी जी की तानाशाही चल रही है देश के अंदर, कोर्ट की नहीं सुन रहे हैं। शायद अब्दुल मलिक भी जुड़ गए होंगे तो उन्होंने भी सुना होगा, प्रदीप जी ने 2-3 बार रिपीट किया इस चीज को। यानी कि आप समझते हैं, आप मान रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट को भी, नई वर्ड बोल लूंगा गंदा वर्ड हो जाएगा, लेकिन कोर्ट को भी बिल्कुल बिल्कुल समझ लीजिए खत्म करके रख दिया है। कोर्ट आज इनके एक जेब में रखा हुआ है, समझ लीजिए। आज कोर्ट लगातार कह रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमारे सीजेआई पुराने भी कहते रहे, अब नए वाले आए हैं, वो भी शायद उनका भी यही मानना होगा कि भाई कभी भी बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। दूसरा, मैं राजीव जी जो आपने एक बात कही ना, उस पर आना चाहता हूं। अब्दुल मलिक जी बताए जरूर आगे से कि ये कह रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट, एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज जी। जान रहे हैं ना, मैं यूपी से हूं और अब्दुल मलिक जी यूपी से, मुकेश गांधी जी शायद महाराष्ट्र से होंगे और आप दोनों महाराष्ट्र से हैं। तो आप लोगों को तो पता नहीं है ये क्या कर रहा है। ये ऐसा है ना, जैसे कानपुर जाना है, कानपुर जाना है तो कानपुर सीधे जा सकते हैं ऐसे पकड़ के, लेकिन पता है बीजेपी वाले कैसे जाते हैं? ऐसे जाते हैं, ऐसे जी, घुमा करके कानपुर जाते। क्यों? कारण क्या है? ये कह तो रहे कि एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल दिया, वास्तविकता यह है इन्होंने एक भी मेडिकल कॉलेज नया नहीं खोला है। केवल इन्होंने क्या किया है कि जिलों पर जो अस्पताल होते थे हमारे, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहते थे, अब्दुल मलिक जी गलत हूं तो जरूर बाद में मुझे जरूर सही कर दीजिएगा, ठीक है? अगर मैं गलत हूं तो, गलत हूं नहीं मैं, ये मैं जानता हूं। इन्होंने क्या किया है कि जो जिले पर अस्पताल होते थे, उन जिले के अस्पताल को ये कह दिया अब हम इनको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर देंगे। ये किया है, मैं मान रहा हूं।
और इसीलिए इन्होंने कह दिया कि हर जिले पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बढ़िया बात है, आपने जिले के अस्पताल को, जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का नाम दे दिया। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं, कौन सा जिले में, एक भी जिले का नाम बताएं अब्दुल मलिक जी, जहां पर उस जिले के अस्पताल में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर के तैयार हो गया हो रहा है, वो नहीं कह रहा हूं मैं, हो गया हो रहा है में बहुत अंतर है, हो गया हो में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा कोई एक जिले का नाम जरूर बता दें जहां पर कहीं नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया हो, जिसकी बिल्डिंग को पुरानी बिल्डिंग से शिफ्ट करके नई जगह शिफ्ट किया हो। भाई मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो पुराने जो जिला अस्पताल हैं, प्रदीप जी, राजीव जी, आप लोग भी जानते होंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश सही, चाहे महाराष्ट्र सही, हर जगह जिला अस्पताल होते हैं। वो जिला अस्पताल बस्ती के अंदर होते हैं, बस्ती के अंदर। अब बस्ती के अंदर होंगे तो चूंकि बस्ती के अंदर होंगे तो पहले तो वहां से ज्यादा जगह है ही नहीं, जितनी जगह में वो चल रहे थे वहां उतनी जगह में चलेंगे। अब चूंकि बस्ती के अंदर है तो वहां पर नई जगह भी नहीं बढ़ाई जा सकती, इसीलिए उनको उसमें ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया भी नहीं जा सकता। तो मेरा सीधा सीधा प्रश्न यही है कि अगर मेडिकल कॉलेज खोलने की वास्तव में बीजेपी चाहती है, मेडिकल कॉलेज खोलें, तो मैं बता रहा हूं कैसे खोलने चाहिए थे। कन्नौज में जैसे समाजवादी पार्टी ने बेस्ट बनाया वैसा बनना चाहिए था, आजमगढ़ में जैसा बनाया वैसा बनना चाहिए था, बदायूं में जैसा बनाया वैसा बनना चाहिए था, राम मनोहर लोहिया लखनऊ के अंदर बनाया वो बनना चाहिए था, केजीएमयू नेताजी ने पहले बनाया वो बनना चाहिए। ऐसे अस्पताल बनाने चाहिए थे। आपने क्या किया है ये पूरी स्थिति अब्दुल मलिक जी बताएंगे। और रही बात आपकी, प्रदीप जी, राजीव जी, आपने एक बात कही थी प्रजापति समाज के ऊपर। अभी योगी जी ने लगभग 4-6 महीने पहले घोषणा की थी कि कुम्हारों को पट्टे दिए जाएंगे जी। अब्दुल मलिक जी जरा बता दें, एक पट्टा पूरे प्रदेश में कहीं हुआ हो? एक पट्टा अगर हुआ है तो बता दें, और नहीं हुआ है तो सूची मैं दूंगा। अब्दुल मलिक जी मेरा चैलेंज स्वीकार करें, पट्टे दिलवाने का काम करें। मैं आप 100 मांगेंगे 100 भूमिहीन कुम्हारों के नाम दे दूंगा, 100 मांगेंगे तो 1000 मांगेंगे 1000 दे दूंगा, 10,000 मांगेंगे 10,000 कुम्हार दे दूंगा, लाख मांगेंगे तो 1,00,000 कुम्हार भूमिहीन दे दूंगा, भूमिहीन। अब भाई भूमिहीन को तो पट्टा दो गई, अब भूमिहीन को भी पट्टा नहीं दोगे तो किसको पट्टा दोगे बताओ भाई। एक पट्टा पूरे प्रदेश के अंदर दिया गया हो तो मुझे बताने का कष्ट करो। लेकिन दोस्तों जी, one second, it's a very technical point, and Professor Prajapati would know this. I am sure even Dr. Aviral Malik would know, and I am reasonably certain Mukesh Gandhi साहब would also know. Aviral Malik साहब शायद चले गए, कहाँ गए? I think he must have got a phone call. He is back. सर आप ये बताएं, जो मेडिकल कॉलेजेस हर डिस्ट्रिक्ट में अनाउंसमेंट की बात हुई है, आप ये बताएं कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? बट aren't they supposed to get the permission of the Medical Council of India? MCI की परमिशन के बगैर मेडिकल कॉलेज कैसे बन सकता है सर? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जब तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा प्रोफेसर प्रजापति साहब, जिसमें देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया कि ये लेबोरेटरी होनी चाहिए, ये पैथोलॉजी लैब होनी चाहिए, ये इस किस्म की उसकी मॉर्चरी होनी चाहिए, ये इस हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज होनी चाहिए, उसके बगैर तो मेडिकल कॉलेज बन ही नहीं सकता। तो अभी एमसीआई के साथ तो मैं पढ़ रहा था, अभी तक तो कोई संपर्क नहीं हुआ है सर। प्रोफेसर प्रजापति प्लीज। देखिए राजीव जी, आप बड़े देशभक्त मतलब न्यूज चैनल चलाने वाले हैं आप, बाकी समय सच्चाई को दिखाने वाले लोग हैं। आपने बिल्कुल सच कहा। मैंने पहले कह दिया ना, मैंने तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। बाकी तो अब्दुल मलिक जी कितना उसमें तड़का लगाएंगे वो बात की बात है, अब कैसे छौंका लगाएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन वास्तविकता जो आप कह रहे हैं वही है और मैंने कहा वही है। इन्होंने क्या किया है, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, रिपीट नहीं करना चाहिए, बड़ा वैल्यूएबल टाइम है आपका। इन्होंने केवल 75 जो जिले हैं, उन 75 जिले के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कह दिया कि हम इनको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर देंगे। But you can't do that. You can't do that. बस इतना किया है। बाकी एमसीआई से क्या हुआ है, क्या चल रहा है, फाइल कहां तक पहुंची है, फाइल बड़ी हुई है नहीं बनी है, फाइल तैयार भी करी गई है नहीं करी गई है,
फाइल की पहला पन्ना बनाया नहीं बनाया ये सरकार जान सकती है और अब्दुल मलिक भी जान सकते हैं, सच्चाई ये जान सकते हैं। अयोध्या में धर्म ध्वज जिस प्रकार से लहराया, मोदी जी, योगी जी बोले कि एंड जो गुलामी के मानसिकता 500 साल से जो संघर्ष था वो टोटली उससे एविक्ट हो गया, मानसिकता चेंज हो गया। और मानसिकता चेंज के साथ ये मेडिकल कॉलेजेस का सपना आया, डेवलपमेंट का सपना आया, तरक्की की ओर बढ़ेंगे और प्रभु राम से प्रेरणा लेकर विकसित भारत की ओर बढ़ रहे। किस प्रकार से देखते हो ये चैलेंजेस? बोले कि चैलेंज हमने किया और गुलामी के मानसिकता को हमने एलिवेट किया, निकाल दिया दिमाग से, लोगों के दिमाग से। प्रदीप जी, हु इज मोहन भागवत? कौन है भाई वो? क्या उनका इस देश की प्रशासन पर कब्जा है? क्या कोई प्रशासनिक अधिकार है उन्हें? ये देश का बड़े शर्मनाक स्थिति की ओर से गुजर रहा है इस समय। देश बड़े शर्मनाक। जब राम मंदिर का शिलान्यास होता है तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, चूंकि वो दलित समाज से आते थे, कोरी समाज से आते थे, रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया जाता है, बुलाया जाता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। आपने प्रधानमंत्री बोला, राष्ट्रपति सॉरी, इट्स माई स्लिप माई टंग। राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया जाता है। उसके बाद 22 जनवरी या डेट थी, क्या थी, उसको फिर से उद्घाटन होता है राम मंदिर का। तो हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, चूंकि वो दलित समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, महिला है द्रौपदी मुर्मू, उनको नहीं बुलाया जाता। अब फिर से ध्वजारोहण होता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे पीडीए समाज से ही आते हैं अब्दुल मलिक जी। कितना पीडीए का अपमान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एक दो बार नहीं किया जा रहा है, और भी बता दूंगा मैं। फिर से नहीं बुलाया जाता है। मोहन भागवत को तो बुला लिया जाता है। अब्दुल मलिक जी बताइएगा जरूर अब्दुल मलिक कि मोहन भागवत है कौन? आखिर उन पर कौन सा संवैधानिक पद है? आखिर उनको इतनी सुरक्षा क्यों मिली है? करोड़ों रुपए सिक्योरिटी के रूप में खर्च किए जाते हैं मोहन भागवत पर। देश के लोगों का करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं महीने का। कौन है मोहन भागवत? दूसरा, जब हमारा सेंट्रल विस्टा बनकर के तैयार हुआ था, उसमें भी यही स्थिति रही थी। शिलान्यास में राष्ट्रपति को नहीं, तत्कालीन राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। उद्घाटन में वर्तमान राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। अरे कितनी बेइज्जती करोगे आप दलित और आदिवासियों की, पीडीए की? कितनी दलित और आदिवासियों की बेइज्जती करोगे? और आप खुद बेइज्जती सह रहे हो। अरे कितनी बेइज्जती सहोगे? आपके दादाजी का अंतिम संस्कार किस तरीके से किया गया अब्दुल मलिक जी, बताइए। बट क्या गरीबी की मानसिकता से, प्रदीप जी इनके दादाजी कई बार गवर्नर, कई जगह के गवर्नर रहे और केंद्रीय मंत्री रहे, इतने बड़े कद के नेता रहे, बताइए राजकीय सम्मान नहीं दिया? ने गरीबी के मानसिकता से उठेगी देश को गरीबी के मानसिकता से उठाए धर्म ध्वज के लहराने के बाद। किस प्रकार से 500 साल तक हम सह रहे थे। मोदी जी। प्रदीप जी, मैं बीच में कुछ कहना नहीं सर, आप I'll come to you after डॉक्टर अविरल मलिक सर। डॉक्टर अविरल मलिक के पास आने के बाद मैं आपके पास आता हूं सर। He's got a connection in from UP. I'll come to you, sir. I'll come to you, मुकेश गांधी साहब। शॉर्ट में वो कहिए डॉक्टर प्रजापति, शॉर्ट में क्या जो मानसिकता है वो चलिए, मुक्ति, मानसिकता से मुक्ति पा गए हम लोग। देखिए प्रदीप जी, गुलामी के मानसिकता, प्रदीप जी, बड़े, मैंने फिर कहा ना, ये मानसिक गुलामी में भारतीय जनता पार्टी के लोग जी रहे हैं। इन्होंने वहां पर, हमारे सांसद हैं अयोध्या से, ठीक है ना, अयोध्या से सांसद हैं और अयोध्या में बुरी तरीके से हराया था हमने। राम मंदिर बनने के बाद हराया था, बुरी तरीके से हराया। अवधेश प्रसाद जी, वो भी पासी समाज से आते हैं और पासी समाज से आने के कारण उनको भी नहीं बुलाया गया इस बार 2009। अरे भाई क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो आदिवासी है, पासी है, दलित है। तो ये मानसिकता भाजपा की है। ये मानसिकता
तो मैं डॉक्टर अविरल मलिक से पूछता हूं सर, क्योंकि आपने डायरेक्ट अटैक बीजेपी पे किया है। आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो एंटी दलित है, दलित विरोधी है और आदिवासी विरोधी है। आपने कहा राम कोविंद जी को शिलान्यास पे नहीं बुलाया गया, पिछड़ा विरोधी भी है, पिछड़ा विरोधी भी है, चलिए पिछड़ा विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, अल्पसंख्यक विरोधी भी है, कुछ और भी ऐड करना हो तो ऐड कर दीजिए, नहीं तो मैं कर देता हूं। तो सर आप ये बताइए जनाब डॉक्टर अविरल मलिक साहब, आप भी पीडी से पीडीए से ही आते हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज से ही आते हैं, आप भी सत्यपाल मलिक जी के वंशज हैं, डॉक्टर सत्यपाल मलिक जी आपके दादाजी। आप बताइए सर कि अयोध्या में अभी जब ध्वजारोहण हुआ, उसके पहले जब रामलला की स्थापना हुई, उसके पहले जब शिलान्यास हुआ, तो प्रेसिडेंट साहब को बुलाना चाहिए था। आपको क्या लगता है? आप बताएं, अब आप बोलें सर, प्लीज गो अहेड। जी डॉक्टर मलिक सर, कई सारे सवाल है, अगर पिछले सवाल रह जाएंगे इससे अगर मैं प्रारंभ करूंगा इनका जवाब देना तो इनके साथ भी नाइंसाफी होगी और विशेष रूप सर से जैसा आप बोलना चाहें वैसा बोलें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल आपका चैनल है सर, बोलिए बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका धन्यवाद। और उसके साथ साथ बिल्कुल देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से प्रजापति जी के सवालों का, तो प्रजापति जी ने जिस प्रकार से सवाल किया एक तरीके से जिला अस्पतालों के संबंध में, तो मैं तो एक उदाहरण के साथ स्पष्ट कर देता हूं। जो हमारा जिला बागपत पड़ता है और विशेष रूप से बागपत में एक गांव एक क्षेत्र पड़ता है मितली, वहां पे मेडिकल कॉलेज का जिस प्रकार से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ वो भी सबने हमारे क्षेत्र में तो देखा, और जगह जगह हर जिले में अलग से मेडिकल कॉलेजेस की बात है। ये जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने की या मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर देने का जो इन्होंने कहा, ऐसा किसी रूप में नहीं है। किसी तरीके से इस प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है कि जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज कह दिया जा रहा है। और साथ साथ जहां तक विषय है जिला अस्पताल का, तो उसमें परिवर्तन आया है और अगर वो परिवर्तन देखना है तो जाके देखा जा सकता है। देखिए, वो परिवर्तन ऐसे देखने को नहीं मिलेगा मैं बीजेपी का हूं इसलिए बड़ाई कर दूं, आप सपा के हैं इसलिए सवाल कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि नॉर्मल लोगों से आप पूछ लीजिए, सर्वे करा लीजिए, वो बता देंगे। और अगर वो कहते हैं कि समस्या है तो उसके बाद हो सकता है कुछ लोगों को समस्या लगे। जो रियलिटी है, जो एक तरीके से फुटेजेस हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, आपके दौर की रिपोर्ट जब अखिलेश जी सीएम थे और जब योगी जी सीएम है, उन रिपोर्ट्स को कंपेयर कर लीजिए, उसके आधार पर स्पष्ट हो जाएगा। इससे अधिक इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूंगा जी। और जो जहां तक विषय है पीडीए का, पिछड़े का, दलित का, अल्पसंख्यक का, जी देखिए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से हमारे हृदय में निश्चित रूप से स्थान है। और सबको इक्वली किस रूप में ट्रीट किया जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, जाट गुर्जर राजपूत क्षत्रिय वैश्य सब इक्वली ट्रीट हो, इस चीज को हम प्रायोरिटाइज करके चलते हैं। और साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने का, उसमें कोई लाभ नहीं। विकास की राजनीति होनी चाहिए, डेवलपमेंट की राजनीति होनी चाहिए। सर्वप्रथम हम सब लोग पहले भारतीय हैं, उसके बाद कुछ और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश की बात की, कई सारी और चीजें कही और मोहन भागवत जी का विषय कहा। इन्होंने कहा कि भाई मोहन भागवत जी कौन है, मोहन भागवत जी को सुरक्षा का इन्होंने विषय उठाया पर्टिकुलरली। देखिए, मोहन भागवत जी की सुरक्षा की अगर बात करी जाए तो खतरे के आधार पे एमएचए तय करता है, एमएचए को रिपोर्ट्स जाती हैं, उस आधार पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पे Z+ मिलनी है, Z मिलनी है, या फिर एक तरीके से Y+ मिलनी है, Y मिलनी है, X मिलनी है, X+ मिलनी है। 11 साल से क्या कर रही है आपकी सरकार? एक सेकंड, अगर राकेश प्रजापति जी आपको भी खतरा होगा तो सिक्योरिटी 11 साल से क्या कर रही है आपकी सरकार फिर? लेकिन सर ऐसा है, एक छोटी सी बात मैं आप दोनों के सामने रखना चाहता हूं। प्रजापति साहब, जरा सुनने वाली बात है सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में भी मोहन भागवत जी को Z+ सिक्योरिटी उपलब्ध थी, Z+ सिक्योरिटी उनको दी गई थी। यहां तक के मैं आपको एक और चीज बता दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपको मालूम है जो RSS हेडक्वार्टर्स है नागपुर में, वहां पर किसी को अलाउड नहीं था तस्वीरें लेने का, फोटोग्राफ्स भी नहीं ले सकते थे। मेरे कैमरामैन को मुझे छुड़ाना पड़ा था जब मैं सहारा में था कि भैया क्या कर रहे हो, ये अपना कैमरामैन है, क्या कर रहे हो भाई? कहता ना, यू हैव टू टेक परमिशन before you shoot the RSS headquarters. They said the same law applies to the US embassy in Delhi at Shantipat. The same law applies on the RSS headquarters in Nagpur. Sir, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, दोनों वक्त
मोहन भागवत जी को Z+ सिक्योरिटी दी गई थी, उनका सिक्योरिटी डिटेल बढ़ाया नहीं गया है। डॉक्टर मलिक आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। मैं आगे जाता हूं। डॉक्टर मलिक आगे वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज वो नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह योगी जी जैसे बोल रहे थे कि सिर्फ बोलना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक माफिया को आपने पनाह दिया है। यू गिवन सैंक्टम टू वन माफिया। और कह रहे को डिटेंशन, जिस प्रकार से आप कह रहे कि इन्फिल्ट्रेटर्स, जिस प्रकार एसआईआर से जिस प्रकार से पीडीए के लोगों को बाहर कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, पीडीए के जो वोटर्स है, जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स है, उनको बाहर निकाल कर, उसी तरह अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि लैंड रिकॉर्ड्स में से, लैंड रिकॉर्ड से भी पीडीए के लोगों को आप क्लीन कर रहे हो, साफ कर रहे हो। कितना सच्चाई है इसमें? डॉक्टर मलिक प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट सर। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स हो रही है। मैं तो अखिलेश जी की बात करूं। अखिलेश जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, और अभी बहुत जल्दी ये होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से वो गठबंधन तोड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में अलायंस टूट जाएगा, क्योंकि नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी के पिताजी आदरणीय नेताजी, पूर्ण रूप से कांग्रेस विरोधी थे। 1975-77 के मध्य में इमरजेंसी के दौरान वो जेल भी गए थे, और पूर्ण रूप से हमेशा नेताजी ने विरोध किया इमरजेंसी का भी और कांग्रेस का भी। वो हमेशा कांग्रेस विरोध की राजनीति से ही वो प्रारंभ हुए, और हमेशा कांग्रेस विरोध की राजनीति करते रहे। तो मैं समझता हूं इन चुनाव में समाजवादी पार्टी का अलायंस जो उत्तर प्रदेश में है कांग्रेस पार्टी से, वो टूटने जा रहा है, और बहुत ही जल्द टूट जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो बड़ी स्तर पर खबरें भी चल रही हैं। और अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश, तो सहारनपुर से आप प्रारंभ करिए। सहारनपुर में इमरान मसूद वर्सेस आशू मलिक चल रहा है। एक आशू मलिक हैं, इनके एमएलए हैं, अखिलेश जी के भी करीबी हैं, उनकी और एक तरीके से इमरान मसूद जो कांग्रेस पार्टी के सहारनपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका विवाद सबको देखने को मिलता रहता है। तो आशू मलिक तो अखिलेश जी के काफी करीबी हैं, और मिलने के लिए समय मांगना भी नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट मिल भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व का इसमें रोल है, ऐसा लोगों में चर्चा है। अब बाकी क्या होगा वो राकेश प्रजापति जी। कहने का मतलब ये हुआ डॉक्टर मलिक के आप आमंत्रित कर रहे हैं अखिलेश यादव जी को कि वो बीजेपी के साथ मिल जाएं। कहने का मतलब यही हुआ ना, मतलब अलायंस होने वाली है सर बीजेपी समाजवादी पार्टी की एक बार फिर, एक बार कल्याण सिंह जी के साथ। लेकिन इस चीज का देखिए, बिल्कुल आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस चीज का पूर्ण रूप से ग्राउंड लेवल पे चर्चा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस टूटने जा रहा है, और आपस में ये साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा सपा का भी संगठन कह रहा है, और कांग्रेस का कह रहा है कि हम अकेले लड़ेंगे। प्रियंका जी अकेले चुनाव लड़ी थी पिछली बार। मेन मुद्दा, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया को पनाह दे रहे, एवरी माफिया को एक एक डिस्ट्रिक्ट में पनाह दे रहे हो। एसआईआर के माध्यम से पीडीए के वोटर्स को आप एलिमिनेट कर रहे हो। आप आगे जाके लैंड रिकॉर्ड से भी पीडीए के जो जितने वोटर्स हैं उनको आप एलिमिनेट करने वाला लैंड रिकॉर्ड से, ये मेन मुद्दा है आप पे। बिल्कुल मैं उसी चीज पे आ रहा हूं, उसी विषय पे मैं आ रहा हूं। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं उसी विषय पे आ रहा हूं, और उसके साथ साथ जो मैंने बात कही थी इस चीज का इंटरनली अंदर से मनोमन समर्थन राकेश प्रजापति जी भी करेंगे कि कांग्रेस से अलायंस टूट जाए, क्योंकि कांग्रेस को सीटें देनी पड़ती हैं। प्रजापति जी भी चाहेंगे कि हमारा कैडर चुनाव लड़े साथ में मिलकर। प्रजापति जी चाहेंगे कि हमारा कैडर चुनाव लड़े। प्रजापति जी को खुद भी टिकट चाहिए, प्रजापति जी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अन्य लोग हैं वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सपा का जो नेतृत्व है वो भी नहीं चाहता कि उनकी सीट्स जाएं चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस को सीट शेयर करनी पड़े। ऐसा समाजवादी पार्टी में जो सेकंड लेवल की लीडरशिप है उसमें पूरी चर्चा है, और वो यही चाहती है। अब रही बात वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, एसआईआर से एलिमिनेट, लैंड रिकॉर्ड से एलिमिनेट करें। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया होता था, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन डीएम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन एसपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन एमपी है। आज पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वाली जो प्रक्रिया थी वो उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गई। राइट, सो लेट मी गो टू मुकेश गांधी साहब। मुकेश गांधी साहब, आप पहले कुछ बोलना चाह रहे थे जब राकेश प्रजापति जी बोल रहे थे, एक तो वो है, और उसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी ने और जनाब मोदी साहब ने ये प्रॉमिस किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज। नाउ दिस इज एन अनाउंसमेंट, आई डोंट नो हाउ फार द वर्क इज डन, कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है। आई हैव अ लिस्ट हियर, आई एम श्योर राकेश प्रजापति जी वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट, वो कमेंट जरूर करेंगे उस पर। लिस्ट ये है कि देयर आर 3 न्यू मेडिकल कॉलेजेस व्हिच हैव बीन अनाउंस्ड इन दे वर अनाउंस्ड इन जनवरी 2025, हाथरस में, कासगान में और बागपत में। जो बागपत की जो तितलिया की जो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे डॉक्टर अविरल मलिक, वो है।
New medical colleges in Shamli and Sambal are expected to start their academic sessions soon. The goal is to have all 75 districts of Uttar Pradesh covered by a medical college. So which means you will have at least 75 medical colleges in Uttar Pradesh. Mukesh Gandhi Saab, the plan seems to be great. Now, how are they going to implement it? I have no idea. अब आप बोलें, मुकेश गांधी साहब, प्लीज। हाँ, देखिए मिस्टर पांचाल जी, आपने जो बात कही, पांचाल तो कोई नहीं है यहाँ पे, प्रोफेसर राकेश प्रजापति, डॉक्टर प्रजापति जी, राकेश प्रजापति जी, आपने जो बात कही कि आरएसएस के मोहन भागवत को ये सारे फंक्शनों में क्यों इनवाइट किया जाता है और राष्ट्रपति वगैरह को क्यों इनवाइट नहीं किया जाता है, इनके संदर्भ में मैं पूरी बात ये कहता हूं कि राष्ट्र के अंदर हमारे यहाँ जो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसके पीछे आरएसएस का, विश्व हिंदू धर्म परिषद का, बजरंग दल का और असंख्य सनातनी हिंदुओं का कंट्रीब्यूशन है। और नरेंद्र मोदी जी इनके प्रतिनिधि थे। पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ भी वो आगे जाकर के आयोजन करके लेके जाते थे। माने इसका मतलब पूरा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि इसका पूरा मतलब ये है कि जो समाजवादी पार्टी, जो यादव फैमिली हमारे हिंदुओं को या बहा देते थे, खून की नदियां बहा दी थी जिन्होंने, इनका तो राम मंदिर के सामने विरोध था, पर जब ये काम किया है तो आरएसएस के समर्थन से ये कार्य हुआ है। तो मोहन भागवत जी को वहां इनवाइट करना बहुत जरूरी था। और ये कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं था, ये एक मंदिर ट्रस्ट का कार्यक्रम था। तो मंदिर ट्रस्ट के कार्यक्रम के अंदर वो जरूरी नहीं है कि उनको ये राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, ये मिनिस्टर को, वो मिनिस्टर को बुलाना जरूरी है। उन्होंने ओपन इनविटेशन दिया था, जिनको आना है वो आ सकते हैं। और जब राम मंदिर का, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस वक्त तो सभी को आमंत्रण फिर भी ट्रस्ट ने दिया था, सोनिया गांधी से लेकर के मुलायम सिंह यादव के लड़कों को, पूरे देश के लोगों को दिया था, बांग्लादेश की, अरे हमारे बंगाल की ममता बनर्जी को, सभी को आमंत्रण दिया था। अच्छा, वो आपके नाम से बांग्लादेश सब हिंदू विरोधी अप्रोच अपना कायम रखने के कारण कोई आया नहीं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ इन शॉर्ट कि भागवत जी तो इज द पार्ट ऑफ दिस राम मंदिर, इज द इनिशिएटर ऑफ राम मंदिर, तो उनको बुलाना जरूरी था, उनका हक था और हम उनको समर्थन करते हैं। दूसरी बात बोलिए। दूसरी बात कि ये जो कहते हैं ना कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर कॉलेज होगी, तो 100% योगी जी जब बोलते हैं तो वो करते हैं। अभी इन्होंने ब्लूप्रिंट दी है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैंने खोल दी है, उन्होंने अपना अप्रोच बताया है कि मुझे ये करना है। और बीजेपी के लोगों के बारे में मुझे एक विश्वास है कि मोदी जी की परमिशन लेकर के योगी जी ने ये अनाउंसमेंट किया होगा, तो योगी जी ने पूर्ण विचार से किया है कि किस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल बनेंगी। आप जो संकुचितता की बात करते हैं कि एक हॉस्पिटल को ये करके वहां हो नहीं सकती है, ये तो आपका समाजवादी का पुअर अप्रोच है। ये बीजेपी का और हमारी यूटी गवर्नमेंट का ये अप्रोच नहीं है। गवर्नमेंट जो बात करती है, कहती है, वो करती है और करके समाज में खड़ा करती है। और राजीव जी, प्रदीप जी, मेरे को विश्वास है कि योगी जी का ये जो अप्रोच है, जो ब्लूप्रिंट उन्होंने दी है, हिंदुस्तान हो जाएगी। सर एक सवाल सभी मुकेश गांधी जी सादर प्रणाम, मुकेश गांधी जी सादर प्रणाम। इसीलिए 5000 स्कूल बंद कर दिए क्योंकि आपको मेडिकल कॉलेज कौन सी बंद किए? आपको लास्ट 5000 स्कूल्स इन यूपी हैव बीन शट डाउन। सर, यूपी में कोई स्कूलें बंद नहीं हुई। अरे सर सुमी टेक मी टू कोर्ट। सर मुझे कोर्ट ले चलो, मुझे कोर्ट ले चलो। सुनिए सुमी सर, फाइल अ केस अगेंस्ट मी। 5000 स्कूल्स हैव बीन शट डाउन। 5000 नहीं हुई है, मर्ज हुई है। और वहां सब एजुकेशन में कोई बदलाव नहीं है, लोगों का कोई आक्रोश नहीं है।
ये खाली हम वो अरे शाबाश शाबाश, वेरी गुड। पूरी चर्चा की 5,000 schools have been shut down in UP. Yeah, please go ahead. राहुल गांधी जी ने मलिक जी को पूछ लीजिए इसके बारे में। अच्छा मुकेश गांधी साहब, आप थोड़ा हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री भी आप इंफॉर्मेशन है आपके पास। ये राहुल जी, कुमार केतकर एक बहुत बड़ा कांग्रेस के लीडर है, कुमार केतकर पत्रकार भी था। हाँ जी। उन्होंने कहा कि 2014 में मोसाद और सीआईए ने मिलकर कांग्रेस को हराया और मोदी को जिताया। नाउ हाउ डू यू सी, यू हैव बीन वाचिंग पॉलिटिक्स फ्रॉम वेरी क्लोज, क्या ये मोदी वेव नहीं था? ये इजराइल के मोसाद ने और सीआईए जो यूएस इंटेलिजेंस, ये दोनों मिलकर मोदी को लेके आके कांग्रेस को हराया। ये वेरी सीरियस चार्ज मार दिया है कुमार केतकर जी ने। हाउ फार, हाउ इज योर स्टडी? कुमार केतकर जी का नरेशन हमेशा एकदम हवा में गोलीबार करने जैसा होता है। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र में उन्होंने कई बातों के ऊपर ऐसे बाला साहब ठाकरे जी से लेकर के शरद पवार जी के बारे में, सबके बारे में अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट किए हैं। और वो पहले से कुमार केतकर जो है वो कांग्रेस के प्यादा है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। तो जब बीजेपी ने इतनी जीत ले ली तो बीजेपी की जीत को उनका कर्तृत्व और उनका आयोजन की श्रेष्ठता नहीं देते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। और उनको आपने कहा वैसे दूसरे ही फॉरेन एजेंसियों को उसमें मिला करके उसके कारण आता है। कोई भी देश के अंदर कोई भी नेता काम करेगा, उनका जनतंत्र के ऊपर विश्वास होकर के वो आम आदमियों को अगर अपनी पार्टी के स्लोगन से, पार्टी के कार्यक्रम से जोड़ेगा नहीं, तब तक बैलेट पेपर पे या इनके ऊपर उनको वोट मिलेंगे नहीं। 2014 में वोट बीजेपी ने लिए हैं, इन्होंने किसी की मदद ली नहीं है। कुमार केतकर इज द हेल्पलेस मैन ऑफ नरेटिंग द कांग्रेस पॉलिसी। नो बट देयर वाज नो मोदी वेव सर। आप तो बहुत करीब से पॉलिटिकल हर चीज देखते हैं। क्या 2014 मोदी वेव नहीं था पर आप कहते हो, पर आपने उस टाइम में, मैं तो उस टाइम में गुजरात में भी मैं प्रभारी था, मैं गुजरात में भी घूमता था सर। जिस तरह से मोदी जी ने गुजरात महाराष्ट्र के अंदर मैं जहां घुमा हूं वहां जिस तरह से प्रचार किया था, पहला उनका जो वाहन चली थी, वीडियो वाहन चलती थी और गांव गांव में हजारों कार्यकर्ता बीजेपी के, आरएसएस के, बजरंग दल के जिस तरह से घर घर में जाकर के प्रचार करते थे और सबका पूरा आयोजन था कि किस तरह से कांग्रेस को हराया जाए। और उसके कारण वो आए मोदी वेव, तो मोदी जी के आने के बाद में उन्होंने खड़ा किया है। और मोदी वेव को लाने का काम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और उनके आयोजन ने किया है। और उसके कारण लेट मी गो टू राकेश प्रजापति साहब। राकेश प्रजापति साहब, ये योगी आदित्यनाथ जी की खुद की अनाउंसमेंट है सरकार की कि 27,000 स्कूलों को हम इंटीग्रेट करेंगे, ऐसा कहा गया है, जिसमें से 5,000 स्कूलों को तथाकथित तौर पे इंटीग्रेट किया गया है। जिसमें क्या हुआ है, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया स्कूल जाना, क्योंकि जहां पर उनका पहले स्कूल होता था उसको बंद कर दिया गया है और उनको कोई 15-15, 20-20 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। अब आप बताएं प्रजापति साहब, मुकेश गांधी साहब कहते हैं कोई स्कूल बंद नहीं हुआ है। माशाल्लाह, जबरदस्त सर, आई होप ही इज राइट, आई होप आई एम रॉन्ग। अब आप बताएं प्रजापति साहब। राजीव जी बोलिए। मुकेश गांधी जी शायद अजीत पवार की पार्टी से हैं, मुझे जी हैं, कंफर्मेशन कर रहा था मैं, क्योंकि जी अजीत दादा पवार की पार्टी से हैं। वो बात छोड़िए, ये बताइए सर। नहीं मैं इसलिए नहीं, मुझे जानकारी सिर्फ इसलिए चाहिए थी जी। मुझे लगा तो बड़ा अच्छे व्यक्ति बैठे हुए हैं, आज डिबेट में मजा आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बिल्कुल जानकारी नहीं है ना, उत्तर प्रदेश की बिल्कुल जानकारी नहीं है और उत्तर प्रदेश के बारे में बोल रहे हैं। अरे मुकेश गांधी जी, इतना अंधभक्ति का चश्मा मत पहनिए। आपके अजीत पवार 5,000 करोड़ रुपए के, 5,000 करोड़ रुपए, मैं पर्सनल टारगेट करता नहीं हूं, पहले ही बोला था राजीव जी ने, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है, आप जैसे प्रवक्ताओं की वजह से बोलना पड़ता है। 5,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपी है आपके अजीत पवार जी। और 15 दिन पहले मोदी जी और अमित शाह जी जब आए थे तो अजीत पवार के बारे में क्या क्या कह करके गए थे। बाद में आपको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी तो आप भाजपा की जो वॉशिंग मशीन है ना उसमें ढुल गए, और उसमें ढुल गए तो उनकी तरफ रह गए। अरे शर्म आनी चाहिए आपको।
देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है और आप ये कह रहे हो कि अरे उसे बुला रहे हैं। सुनिए पहले सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला था, सुनिए आप सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। अरे तो मैं आपके मुलायम सिंह यादव को नहीं बुलाया गया, और ठीक है, इनका भ्रष्टाचार अगर निकालूं तो कितना करोड़ों मुकेश गांधी साहब उनको बोलने क्यों नहीं दे रहे आप? यूपी को मुकेश गांधी साहब आपको डर किस बात का है? Why you afraid? के ऊपर I'll let you speak. After he speaks, you can speak, sir. मुकेश गांधी जी, आपको राकेश प्रजापति जी ने इंटरप्ट नहीं किया। आपको राकेश प्रजापति जी ने इंटरप्ट नहीं किया, सर। आप उनको बोलने दे, उसके बाद जितना मर्जी बोलें। इट्स योर चैनल, सर। नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रजापति साहब बोलें, प्लीज प्लीज। मुकेश गांधी जी, मैं लगभग 5 मिनट ऐसे करा रहा था, ऐसे, ठीक है ना? बोलिए सर, बोलिए। आप भी करे रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, मान लिया राम मंदिर धार्मिक अनुष्ठान था, नहीं बुलाया राष्ट्रपति को, ठीक है, मान लिया। शिलान्यास में नहीं बुलाया, लेकिन क्या जो सेंट्रल विस्टा बना था वो भी धार्मिक अनुष्ठान है क्या? शर्म नहीं आती आप लोगों को? सही को सही नहीं कहते, गलत को गलत नहीं कहते। दलित और आदिवासियों के साथ क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? ये आपको शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। क्यों नहीं बुलाया? चलिए ठीक है, वहां पर नहीं बुलाया, मान लेता हूं मैं, वहां नहीं बुलाना, वहां पर तो बुलाना चाहिए था। इसके बारे में आपके जब शिलान्यास हुआ तो रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया, क्योंकि दलित थे। ये कहने की हिम्मत आप में नहीं है, मैं कह रहा हूं, ये कहने की हिम्मत आप में नहीं है। सर, स्कूल्स के बारे में बात करें। अरे मुकेश गांधी साहब, प्लीज। उसको नहीं बुलाया, ये स्कूल। दूसरा, अब स्कूल पे आ जाता हूँ। राजीव जी, प्लीज। मैंने पहले ही कहा ना राजीव जी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, अग्रल जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्हें मुकेश गांधी जी को बैठ करके वहां क्या पता चल रहा है? चूंकि आप जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपके कांटेक्ट में लोग हैं, और हमारे समाजवादी के प्रवक्ता डेली बैठते हैं आपकी, मैं देखता रहता हूँ लगातार बैठते हुए, इसलिए आपको जानकारी। 27,000 स्कूल बंद करने का निर्णय लिया था इस सरकार ने, जी लिया था। लेकिन 27,000 बंद नहीं हुए, 5,000 का डाटा है बंद होने का, 5,000 का। अरे मुकेश गांधी जी, शर्म करिए। आज एक स्कूल आपकी सरकार ने नहीं खोला, एक स्कूल खोला हो तो बताइए। पिछले 11 सालों में कोई एक स्कूल आपकी केंद्र सरकार ने खोला हो, और 9 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर खोला हो। 2000 पिछली बार अब्दुल मलिक जी से मैंने पूछा था, और वो वीडियो फिर से वायरल हुई है अब्दुल मलिक जी, मैं आपको बता दूं, लोगों ने, युवाओं ने बहुत देखी है वो वीडियो। फिर से पूछ रहा हूं, लास्ट वैकेंसी लेखपाल की कब निकली? लास्ट वैकेंसी शिक्षकों की कब निकली? लास्ट वैकेंसी वीडियो की कब निकली? लास्ट वैकेंसी माध्यमिक शिक्षा से में कब निकली? लास्ट वैकेंसी यूजीसी के थ्रू उच्चतर शिक्षा आयोग के द्वारा कब निकली? लास्ट वैकेंसी टेक्नीशियन की कब निकली? लास्ट वैकेंसी डॉक्टरों की कब निकली? एक सूची बनाकर बता दीजिए, मुकेश गांधी जी बता दें। आपको तो नहीं पता है, शायद मुकेश गांधी यूपी पर ज्यादा नजर रखते होंगे, महाराष्ट्र पे तो नजर है ही नहीं इनकी। Sir, I would like to, Rakesh Prajapati ji, may I stop you for a minute? बंद हुए हैं। May I stop you for a minute, sir? Sir, बंद हुए 5,000। सर, पूरी असली बात तो बताए ना सर। आप असली बात क्यों नहीं बता रहे? राकेश प्रजापति जी, इतना शर्मा क्यों रहे? स्कूल शर्मा के क्यों? सर, मैं बता दूं। नहीं, मैं बता रहा हूँ। लेट मी बोलिए। देखिए, सरकार ने एक नियम लाए थे, मुकेश गांधी जी जरा सुन लीजिएगा, सरकार क्या नियम लाई थी। सरकार ये नियम लाई थी कि जिन स्कूलों में 50 बच्चे या 50 से कम बच्चे हैं, उन स्कूलों को बंद करने का नाम नहीं दिया था। मैंने पहले ही कहा ना, ये नाम का हेरा फेरी करते हैं। बंद करने का नाम नहीं दिया, नाम दिया मर्ज करेंगे। और मर्ज का मतलब क्या था? मर्ज का मतलब था कि पड़ोसी स्कूल पड़ोसी गांव में भेजेंगे, और पड़ोसी गांव का मतलब कोई गांव 1 किलोमीटर भी हो सकता है, कोई गांव 2 किलोमीटर भी हो सकता है, कोई गांव 3 किलोमीटर भी हो सकता है। इस तरीके से 27,000 स्कूलों को चिन्हित किया गया था। 27,000 स्कूलों को चिन्हित किया गया। लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, जब कुछ सामाजिक चिंतकों ने विरोध किया, अन्य लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया, तो वो संख्या घट करके 5,000 रह गई। अफसोस की बात यह है कि 5,000 स्कूल उत्तर प्रदेश के अंदर मर्ज किए जा चुके हैं। मर्ज का मतलब है उस स्कूलों को बंद किया जा चुका है, और 5,000 स्कूलों को पड़ोसी स्कूलों में, पड़ोसी गांव के स्कूलों में मर्ज किया है। अब आप सोचिए,
जो कक्षा 1 में बच्चा पढ़ता है, 2 में, 3, 4, 5 तक प्राइमरी का बच्चा पढ़ता है, जिसकी उम्र 6 से लेकर के 11 साल होती है, वो गांव में पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, तो पड़ोस में कैसे पढ़ने जाएगा? सोचिए, इतनी ठंड में कैसे जाएगा, बारिश में कैसे जाएगा, गर्मी में कैसे जाएगा? आप लोग शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने वाले लोग हो। सर, आरोप लगा रहे हो, आप लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। सर, आप असली बात बोले। अब्दुल मलिक जी से पूछा था, पिछली बार भी अब्दुल मलिक से पूछा था, कोई नौकरी के नाम पर नौकरी बता दे, कोई उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी। अब असली खबर दे दें सर, अब असली खबर दे दें प्रजापति साहब जी। डॉक्टर अविरल मलिक साहब, आप भी जरा सुन लीजिए। ये गवर्नमेंट का डेटा है सर, मेरे पास है, यूपी गवर्नमेंट का डेटा है, आपको भी मिल जाएगा अगर आप सर्च करें। यूपी गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक 2014 से 2024 तक 25,126 गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो कम हुए हैं। 25,126 गवर्नमेंट स्कूल्स कम हुए हैं उत्तर प्रदेश में। अब्दुल मलिक को बताइए, मैं वही बोल रहा हूं सर। और उसी टाइम पर 42,944 प्राइवेट स्कूल्स खुले हैं। 42,944 स्कूल खुले हैं सर। दिस पैटर्न इज रिपीटेड एवरीवेयर। गवर्नमेंट स्कूल्स आर शट डाउन, प्राइवेट स्कूल्स आर ओपन। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर शट डाउन, private institutions are open. Exactly what is happening in Maharashtra. I think Mukesh Gandhi साहब will be very familiar with it. मुंबई शहर में कोई गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज 1954 के बाद नहीं मिला है, लेकिन आपको ना जाने कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिल जाएंगे, और वो सब पॉलिटिशियंस के हैं। वही फॉर्मूला अब यूपी में भी हो रहा है। सीधी सादी बात है सर। बाय द वे, इट इज देयर इन एवरी स्टेट। It is there in Karnataka also, it is there in Tamil Nadu also, it is there in Kerala also, every state, everywhere. सीधी बात है, ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, हर एक की बात है जी। प्रजापति साहब, आप हमेशा कहते हैं कि बर्बाद अर्थव्यवस्था। आपका स्लोगन, अखिलेश यादव जी का स्लोगन, राहुल गांधी जी का स्लोगन, बर्बाद अर्थव्यवस्था। मगर आज जिस प्रकार से आरबीआई 8.2 जीडीपी ग्रोथ इस देश का, अनबिलीवेबल। In the second quarter, unbelievable growth, कभी हुआ नहीं है। वहां यूपी के देखेंगे तो 2.2 फोल्ड इंक्रीज 2017 से जब आप सरकार छोड़ दिए थे, हार गए थे, उसके बाद 2.2 जीडीपी ग्रोथ, इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ। यानी अर्थव्यवस्था आप कह रहे हैं बर्बाद अर्थव्यवस्था, यहां पर पूरे रिकॉर्ड दिखा रहा है कि जबरदस्त अर्थव्यवस्था, ब्लूमिंग इकोनॉमी, फैंटास्टिक जीडीपी, 8.2 फेनोमिनल ग्रोथ। डॉक्टर प्रजापति साहब, देखिए प्रदीप जी, मैंने कई बार आपके न्यूज चैनल पर कहा है कि भाजपा आंकड़ेबाज पार्टी है। भाजपा आंकड़ेबाज पार्टी है, ये सिर्फ आंकड़े देना चाहते हैं। वास्तविकता में सच्चाई प्रदीप जी ढूंढ के लाते हैं, आप पता नहीं कहां से क्या क्या, राजीव जी लेकर के आते हैं, आप पता नहीं कहां से लेकर के आते हैं। राजीव जी जो लेकर के आते हैं वो मैं सच बताऊं, मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको। आप जैसे अगर 10% पत्रकार हो जाए ना गोदी मीडिया की, तो शायद ये भाजपा की सरकार 10 दिनों में गायब हो जाए। ये आरबीआई का रिकॉर्ड है। बताने वाला नहीं है कि 25,000 स्कूल बंद हो गए जी, 25,000 स्कूल बंद हो गए, कोई बताने वाला नहीं है। और सच्चाई है कि आपके चैनल पर बोलने का मौका मिल जाता है, आपके चैनल पर बात रखने का मौका मिल जाता है, ठीक है ना। बात तो वहां भी रखते हैं, लेकिन वहां इंटरप्शन बहुत होता है। और बात देखिए, मुकेश गांधी जी बैठे हैं, आज मुझे एक बात और याद आ गई। कल अभी मेरा बुलावा आया है मुंबई से, एक कार्यक्रम हो रहा है 26 जनवरी को मुंबई में, प्रजापति समाज कम्युनिटी का, जैसे बिहार में। लवली। तो आज मैं बात कर रहा था वहां के लोगों से। सर, बड़ा अफसोस की बात यह है, अब तो कई 20 सालों से भाजपा चल रही है वहां पर, वहां भी आज तक प्रजापति समाज का एक विधायक नहीं बना। अब्दुल मलिक जी सुन लीजिए, आप भाजपा से हैं, और अजीत पवार जी भी भाजपा से हैं। प्रजापति समाज का एक व्यक्ति विधायक नहीं बना। आज तक नहीं बना, आज तक 78 ईयर, इन 78 ईयर सर, 1960 से लेके अभी तक
1961 में को महाराष्ट्र का गठन हुआ था, तब से लेके आज तक प्रजापति समाज का एक भी विधायक नहीं बना है। क्वाइट राइट, नहीं बना। महाराष्ट्र आप बताइए कहां सामाजिक न्याय कर रहे हैं? आप बताइए कहां सबका साथ सबका विकास चला जाता है आपको? क्या प्रजापति समाज हिंदू नहीं है? क्या प्रजापति समाज? सर आ रहा हूं सर, आपके पास सर इसको फिट नहीं बैठता कॉर्पोरेशन का सर। आई एम कमिंग टू यू उसमें सर, आई एम कमिंग टू यू सर। सर मेरे मुझसे बात भूल जाएगी सर। आई नीडेड टू आस्क प्रजापति साहब समथिंग, जस्ट 1 सेकंड सर प्लीज। हाँ बोलिए प्रजापति साहब, प्लीज फिनिश, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम सर। मैं फिर 10-20 सेकंड में फिनिश कर रहा हूं सर। 2 मिनट लीजिए। मेरा ये दर्द है, मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं जी, सबका विश्वास की बात करते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, तो हिंदुत्व में प्रजापति भी आता है, कुम्हार भी आता है, सबसे पहले आते हैं, ठीक है ना? ब्रह्मापुत्र है, ब्रह्मापुत्र है जी। 1931 की कास्ट सेंसस में जी 1931 की कास्ट सेंसस में 10 टॉप जो 10 जातियां थी, टॉप 10 जातियों में कुमार था। टॉप 10 जातियों में, ठीक है, टॉप 10 जातियों में था। आप बताइए उस कास्ट को आपने क्या प्रतिनिधित्व दिया? आपने क्या भागीदारी दी, क्या हिस्सेदारी दी? चलिए मैं कह रहा हूं छोड़िए, आप विधायक नहीं देना है, एमएलसी बनाइए, मंत्री बनाइए। क्यों नहीं बनाते हैं आप लोग? क्यों नहीं बनाते सर? आपकी जरूरत है, आप उनको एकत्रित कीजिए, आंदोलित कीजिए सर। देखिए ऐसा महाराष्ट्र है, मैं महाराष्ट्र के बारे में बहुत आराम से बोल सकता हूं और यूपी के बारे में भी बोल सकता हूं। जिसका आंदोलन ज्यादा तेज होगा उसी की सुनी जाएगी। अगर आप सिविलाइज तरीके से प्यार से बैठे रहेंगे, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। ये बहुत पुरानी कहावत है सर, सीधा बोल रहा हूं मैं। अरे मां भी दूध नहीं पिलाती है जब तक बच्चा नहीं रोता है। अगर मान लीजिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च नहीं की होती और नमक का आंदोलन नहीं किया होता तो अंग्रेज जाते यहां से सर। मुर्दाबाद जिंदाबाद तो करना पड़ेगा ना। मुझे याद नहीं है, मैं आ रहा हूं अविरल मलिक साहब, आपके पास आ रहा हूं, चुप रहे एक सेकंड बस। सर ऐसा है, जब तक मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं करोगे कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। प्रजापति समाज ने आज तक कभी नहीं किया। डॉक्टर अविरल मलिक सर, वेरी गुड न्यूज एंड वेरी गुड न्यूज। 2 खबरें बड़ी अच्छी हैं। एक तो 8.2% से जीडीपी बढ़ा है सर इन द सेकेंड क्वार्टर, एंड दैट इज इन स्पाइट ऑफ मिस्टर ट्रम्प टैरिफ के बावजूद। और इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है? अब वो ट्रम्प टैरिफ को लेकर के या 8.2% को लेकर के देयर आर क्वेश्चन मार्क्स। पीपल आर सेइंग, IMF says this is data in the C category। C category का मतलब ये नहीं होता it is false data। C category का मतलब होता है जैसे चाइना और हम सेम कैटेगरी में हैं डेटा के मामले में। बाय द वे ये भी बता दूं सबको, ये बार बार जब 8.2% के फिगर्स आए थे ना तो लोग चिल्ला रहे थे C कैटेगरी डेटा, स्पेशली आवर फ्रेंड व्हाट्स हिज नेम मिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। डॉक्टर स्वामी बार बार यही बोल रहे थे कि दिस इज C कैटेगरी डेटा। अरे भैया C कैटेगरी डेटा का मतलब होता है देयर आर सम टेक्निकल डिफिकल्टीज। The same applies to China. The same applies to Vietnam. The same applies to all emerging economies, including South Africa and Brazil. But let's not go there. I have figures over here. Exports for Q2, second quarter, are $209.9 billion US dollars. $209.9 billion. This has never happened before. और Q1 और Q2 यानी हाफ ईयर का, आधे साल का अगर पूरा किया जाए तो it is $418.9 billion. But my even, God, even this is huge. But Prajapati Sahab also is not agreeing to these figures. Aviral Malik जी कह रहा है कि आप विंडो ड्रेसिंग कर रहे हो। You Dr. Malik, you are doing window dressing. सर वो 8.2% पे बोल रहे हैं। 8.2%, we can have a separate debate on that, whether it is actually 8.2% or it is 6.8%. That's a separate issue. But these figures are sacrosanct. ये export figures जो हैं सर, इसपे कोई भी, these are from the Reserve Bank of India, इसकी receipts हैं, सब कुछ है, इसके ऊपर कोई debate नहीं है। This is actually half yearly figures of $418.9 billion. Second quarter में it was $209.9 billion, which is fantastic. तो अविरल मलिक जी इसके बारे में क्या कहेंगे? आप बताइए, प्लीज गो अहेड सर। जी देखिए, निश्चित रूप से देश मजबूत हो रहा, आगे बढ़ रहा और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा और सभी भारतीयों का इसमें योगदान है, इस पे किसी रूप में दो राय नहीं। और उसके साथ साथ अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात कर ली जाए तो ट्रंप साहब के बयानों के बाद, ट्रंप साहब के प्रेशर्स के बाद, उसके बावजूद भी ये देश नहीं झुका। ये हमारे देशवासियों का संकल्प है, महानता है
और उसके साथ साथ मेहनत है, हम सब लोग एकजुट होकर आगे बढ़े, ये सबने देखा और मोदी के नेतृत्व में स्पष्ट नजर आया। और जहां तक विषय है एक तरीके से ग्राउंड लेवल की अगर बात कर ली जाए, जमीनी स्तर के परिवर्तन की अगर बात की जाए, तो जमीनी स्तर पे विकास आज दिख रहा है, स्पष्ट रूप से इसमें जनता का विश्वास है। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए विपक्ष की, विपक्ष क्या कर रहा है, आरोप क्या लगा रहा है, तो मैं समझता हूँ विपक्ष को बोलने का अधिकार है, वो बोल सकता है। लेकिन जो धरातल पे हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जो अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है, रूरल डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कों का विकास हो रहा है, नितिन गडकरी जी का मंत्रालय स्पष्ट रूप से काम कर रहा है। और किस तरीके से सड़क परिवहन मंत्रालय काम कर रहा है, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री काम कर रही है, देश भर में डेवलपमेंट सबको दिख रहा है, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन के हम सब साक्षी बन रहे हैं। बट एजुकेशन, हेल्थ केयर, अनएम्प्लॉयमेंट, फर्टिलाइजर शॉर्टेज, ये जो डॉक्टर प्रजापति साहब ने उठाया, अखिलेश यादव जी ने उठाया, प्रैक्टिकली नहीं दिख रहा है। इट्स ऑन पेपर एक्चुअली। आप एजुकेशन, जैसे स्कूल्स बंद हो गए, हेल्थ केयर हमने देखा कि कैसे गुड़ सवारी करके मींस बिना एम्बुलेंस के कोई भैंसे के ऊपर बिठा के भैंसे के ऊपर आप पेशेंट को लेके जा रहे हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट जिस प्रकार से दिख नहीं रहा, नो फर्टिलाइजर शॉर्टेज, जैसे गए बार हर समाजवादी पार्टी के स्पोक्समैन कह रहा है कि आपको ब्लैक में मिलेंगे फर्टिलाइजर एट हाई कॉस्ट, बट एक्चुअली सरकार के पास फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, देयर शॉर्टेज। तो ये आपको जवाब देना पड़ेगा डॉक्टर मलिक। रोज ही पिक्चर्स ठीक है। मलिक साहब, आपके लिए सवाल सर। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक विषय एक तरीके से आरोपों का और तमाम सारी चीजों का और इस प्रकार से बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का, और सिंचाई विभाग का, और कृषि विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का, शिक्षा विभाग का, तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन आया है वो स्पष्ट दिख रहा है। और देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात कर ली जाए, 2017 की बात कर ली जाए, 2022 की बात कर ली जाए, तो जनता ने चुना बीजेपी को, जनता ने वोट दी 2017 में, योगी जी सीएम बने, योगी जी ने काम अच्छा किया, 2022 में फिर जनता ने वोट दी। अगर जनता ने वोट ना दी होती तो हमारी सरकार ना आई होती, जनता ने वोट दी इसलिए हमारी सरकार आई है, हमने अच्छा काम किया होगा तभी जनता ने। सर आपकी सरकार आ गई है, ऐसे तो कोई वोट नहीं देता है, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है सर। और उसके साथ साथ जहां तक विषय इनके आरोपों का और तमाम सारी चीजों का और तमाम सारी बातों का, मैं तो समझता हूं अगर ये आरोप लगा रहे हैं, अगर ये तमाम सारी चीजें कह रहे हैं तो ये कह सकते हैं, लेकिन जो धरातल पे स्पष्ट नजर आ रहा है वो तो बिल्कुल स्पष्ट है। और लोकसभा चुनाव में कहते हैं कि भाई जाल सीट आई समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, तो जनता ने वोट दी तभी आई होगी। अब जनता ने हमें वोट दी थी तो हम विधानसभा में जीते हैं, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। अगर ये अपनी जीत बता रहे हैं तो बीजेपी की जीत को भी ये जनता से जोड़कर देखें। ऐसा नहीं होना चाहिए जहां बीजेपी जीत जाए वहां ईवीएम खराब है, चाहे जीत जाए वहां ईवीएम बच गया था, तो डॉक्टर मलिक बचा लिया गया था, या कहने का मतलब ये हुआ इस तरीके से सर, कहने का मतलब क्या ये हुआ आपका कि जहां पर आप चुनाव जीत गए वहां पर कोई आपसे सवाल ना पूछे? सर आप सरकार में है ना, आपसे सवाल तो पूछे जाएंगे। पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है सर, बिल्कुल पूछना चाहिए सर। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी तारीफ करेंगे ना, जैसे Q2 फिगर्स आए हैं, जबरदस्त फिगर्स आए हैं सर, 8.2% जीडीपी ग्रोथ, वाह वंडरफुल। मैं कहता हूं कि अगर आज IMF ये भी बोलता है कि भाई इट इज नॉट 8.2%, इज 7.8%, ठीक है चलेगा, बट वी आर स्टिल द लार्जेस्ट, वी आर स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट इट। और एक्सपोर्ट्स को देखिए ना, जबरदस्त है सर, लेकिन जहां पर गलती है वहां पर तो गलती है ना सर। अरे मुंबई की सड़कों को देख लो सर, हम रोज झेलते हैं, सबकी पीठ की हालत खराब। कैन वी गेट दैट वॉल्यूम ऑफ दी, कैन वी गेट दी ऑडियो डाउन प्लीज? ये इतनी हालत खराब होती है कहने की हद नहीं सर। उसी वही नितिन गडकरी साहब का जो डिपार्टमेंट है उसी की बात आपको मैं कर रहा हूं। समृद्धि मार्ग के ऊपर सर गड्ढे इतने बड़े बड़े। आप मुझे बताइए सर आबिद मलिक साहब, जस्ट बिकॉज यू आर विनिंग इलेक्शंस डज नॉट मीन एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। दिस वाज द मिस्टेक द कांग्रेस मेड। कांग्रेस भी यही कहा करती थी जब इंदिरा जी थी, जब राहुल गांधी जी 423 सीटें लेकर के आए थे कि क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं इसलिए भारत विकास कर रहा है। सर ऐसा नहीं होता है, आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी ना डॉक्टर मलिक। अब आप बताएं सर प्लीज। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। ये गलत फॉर्म में बात चली गई, मैं आपको भी इसमें दोष नहीं दूंगा कि आप ले गए, लेकिन हाँ ये गलत फॉर्म में चली गई। जो मैंने कहा है वो बिल्कुल एक अलग विषय है और बिल्कुल सही बात है। लोगों ने वोट दी है, तो केवल मैं इतना कहना चाह रहा था, यहां तक केवल मैं कह रहा हूं लोगों ने वोट दी है, हमें एक्सेप्ट अगर किया है तो इसी आधार पर किया कि हमने डेवलपमेंट किया है।
ये एक पॉइंट है। नंबर 2, जहां तक विषय डेवलपमेंट का, विकास का, तो विकास उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हमारे शासित राज्यों में तो कम से कम दिख रहा है, बाकी पश्चिम बंगाल में नहीं दिख रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का हमारा दोष कम से कम नहीं है। इसमें मेरा दोष नहीं है कि ममता जी के राज्य में विकास नहीं हो रहा है, वहां डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, या अन्य राज्यों में नहीं दिख रहा है, उस विषय में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले जाए तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, राइट, सो लेट्स आस्क मुकेश गांधी रिकॉर्ड की, डाटा की, जी, एक जबरदस्त डेवलपमेंट। आरबीआई जो फिगर्स दिए मुकेश गांधी साहब, फिनोमिनल, एक्सेप्शनल। मोदी जी अंडर वेरी क्रिटिकल कंडीशंस जो इंपोज किए थे ट्रंप ने, उसके बावजूद इतने जबरदस्त फिगर्स। डॉक्टर प्रजापति भले कहे रोजी पिक्चर है, विंडो ड्रेसिंग है, आप किस प्रकार से देखते हो मुकेश गांधी साहब? हेलो मुकेश गांधी साहब। हाँ प्रदीप जी, राजीव जी, जी सर, बोलिए सर। फिगर्स बताए हैं वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और ये फिगर्स ऐसा कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं है कि इसको कोई तरह से कोई प्रोड्यूस करे पब्लिक के अंदर। ये इसके पीछे सब ऑथेंटिसिटी होती है, इंटरनेशनल उसके ऊपर डेटा बेस होता है और बाद में ये फिगर अनाउंस होता है। उसके बारे में राजू जी ने डिटेल बताई है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा ग्रोथ अच्छा है, हमारा एक्सपोर्ट अच्छा है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत बड़ा हो रहा है। पर मैं एक बात से बहुत दुखी हूँ, व्यथित हूँ कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होने के बावजूद भी हमारे बम्बई में या हमारे हिंदुस्तान में हम ओवरऑल देखें तो 3 एरिया में इतना बड़ा करप्शन और इतना गवर्नमेंट लोग के ऑफिसर से लेके मिनिस्टरों का करप्शन चल रहा है। जी। एक बाबत है एजुकेशन। एजुकेशन में ये यूपी का मामला, कितनी स्कूल बंद हुई, खुल गई, वो बात अलग है। पर ये जो प्राइवेट स्कूलों का, प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस का ये जो फिनोमिनिया चल रहा है, उससे आज का हमारा मध्यम वर्ग इतना दुखी है कि इनका दुख हम कह नहीं सकते हैं। आज हिंदुओं की बस्ती बढ़ाने की बात करते हैं, पर आज हिंदू का बाप बेचारा ये सोचता है कि मैं एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊं तो प्राइमरी में 1 लाख रुपया 2 लाख फी हो गई, और कॉलेज में उसको मेडिकल में लेके जाऊं तो 25 से 50 लाख रुपया भरना पड़ता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर मोदी जी को आमूल परिवर्तन बहुत करने की जरूरत है, ऐसा मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। दूसरी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां टोल नाका होता है, जहां रिकवरी होती है टोल नाके के ऊपर, और सबका उसमें मिनिस्टर से लेके कॉन्ट्रैक्टरों का, ऑफिसरों का सेटिंग होता है, सबको पैसे मिलते हैं, उसमें ओपन सीक्रेट है ये जी। उसके बाद में जो आजू बाजू के जितने रोड है, कनेक्टिंग रोड है, ये रोड है, वो रोड है, वो सब में इतने खड्डे, इतने प्रॉब्लम है कि आज हमारी पेट्रोल की एवरेज, डीजल की एवरेज, सीएनजी की एवरेज, जी बोलिए सर, बोलिए, एवरेज हाफ हो जाती है। अगर हम हाईवे पे चलाते हैं तो मेरी डीजल कार है समझो, तो मेरी 20 एवरेज आती है, पर वही कार जब अगर इंटरनेट चली जाती है तो 8-10 में आ जाती है। इतना एवरेज रोड की खराबी हो गई है। और तीसरी बात यह है कि एजुकेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरी बात है कि हमारे लोगों का जो जीवन स्टैंडर्ड है वो आज करप्शन के कारण इतना खराब हो गया है। आज करप्शन भी हर लेवल पे इतना बढ़ गया है कि आदमी को छोटा से छोटा काम करना होता है तो 5 रुपया दिखाओ फिर काम करो, 5 रुपया दिखाओ फिर आगे बढ़ो। 5 रुपया मतलब 50,000 करप्शन के ऊपर 5 रुपए में कौन काम करता है यार? कोई भी गवर्नमेंट आती है, कांग्रेस हो या बीजेपी की हो या कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, पर करप्शन का लेवल बहुत बढ़ गया है। समझ गया सर। इसको भी रिड्यूस करने की बहुत जरूरत है। अजित पवार जी आज जाके संतोष देशमुख निर्मल हत्या किया गया, वहां पर अजित पवार गए और वहां पर ही धनंजय मुंडे ने मर्डरर वाल्मीकि कराड़ का तारीफ एक मंच पर किया। तो क्या आप मुकेश गांधी साहब बहुत अच्छे बातें करते हो, बट आपके लीडर्स जो सामने दिखते हैं लोगों को वो ठीक नहीं है। जो मर्डर हुआ संतोष देशमुख का, आज भले अजित पवार गया हो पर सिंसियर नहीं था वो। ये गलत बात होती है आपकी। आप प्रदीप जी सही है। देखिए, आम जनता में हमको रहना है तो आम जनता के सुख दुख के साथ में रहना चाहिए, और किसी का पर्सनल
रिलेशनशिप के कारण किसी को अन्याय नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूं। लेकिन सर ऐसा है, वही अजीत दादा पवार हैं जिन्होंने मालेगांव में कहा वोट तुम्हारे पास है, पैसा मेरे पास है, याद रख लेना। सर स्पीच है उनकी, अगर वोट नहीं दोगे तो डेवलपमेंट फंड नहीं आएगा। सर बोला उन्होंने, ऐसी क्या बात है। अब आप उसको मजाक में ले लें, जो मर्जी बोल लें। अगर आज की तारीख में कोई कांग्रेसी बोल देता या कोई समाजवादी पार्टी वाला बोल देता, आप बोलते देखो 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 माफिया का है, गैंगस्टर है, गैंगस्टर है। जब आपका आदमी बोल रहा है, आपके लीडर बोल रहे हैं तो मजाक है। सर ऐसा नहीं होता है, दिस इज नॉट द वे। और जिसको एमसीओ से लगा है, डेंजरस क्रिमिनल जो जेल में है, वही आपका धनंजय मुंडे जी कह रहा है कि मेरा अजीज प्रेम साथी आज जेल में है, वो निर्दोष है। तो क्या सरकार गलत है? राइट प्रजापति साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आई थिंक यू वांट टू गो। प्रोफेसर प्रजापति, सो नाइस ऑफ यू सर। नमस्कार नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद। थैंक यू सर। मुकेश गांधी साहब, ये कहां तक ठीक है मुकेश गांधी साहब? धनंजय मुंडे, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं इनका समर्थन नहीं करता हूं। कोई भी पार्टी के पॉलिटिकल लीडरों को, पब्लिक को या माने आम जनता को या हमारे मतदारों को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना चाहिए। लोगों को सारी सच्चाई मालूम होती है। अगर हम अपने प्रेशर से, अपनी ताकत से उनको अंडर एस्टिमेट करके अपना प्रोक्लेम करेंगे ज्यादा, तो लोग मान्य नहीं करते हैं और आखिर में इलेक्शन के अंदर जो वोटिंग होती है वो नेगेटिव हो जाती है। सबका कहना आप जीतने वाले हो आप इतना पैसा बांट रहे हो मुकेश गांधी साहब, और जितने अब जैसे 25 लाख को एक मावल में मिला बीजेपी के जो कैंडिडेट जो सरदार था उसके, वो नीतीश राणे और नारायण राणे के दोनों लड़कों के अंदर का झगड़ा है सर। बीजेपी शिवसेना के अंदर का झगड़ा है ये। पैसा तो मिला। क्या होता है, एक भाई बोलता है कि मैंने 25 लाख पकड़ा और दूसरा बोलता है कि हमने घर घर से जाकर के इतना पकड़ा। ये नगर पंचायत के इलेक्शन के बारे में राजीव जी मैं आपको एक दो तीन बात बताना चाहता हूँ। मालूम है सर। एक तो क्या है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो सूर्यकांत ने और जयमल्ला बागची ने जो अभी 50% रिजर्वेशन के बारे में बोला कि इसके ऊपर का कोटा जाएगा तो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। अभी 246 हमारे यहाँ नगर परिषद और 42 नगर पंचायत है। अभी इन सभी के इलेक्शन के अंदर अभी इसमें से मेरे हिसाब से 17 नगर परिषद की पंचायत में आज जो है वो 50% से अनामत मर्यादा ज्यादा है ओबीसी की। तो ये सब पूरा मामला जो है ना इतना पेचीदा हो गया है कि ये इलेक्शन के बारे में जो इलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, बाद में जनवरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम आकर के उसके ऊपर वर्डिक्ट देंगे। माने हमारा इलेक्शन जो होगा, जो जीते हुए होंगे वो हार जाएंगे और हारे हुए वो जीत जाएंगे। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि हाउ दे आर यही क्रिटिसिज्म, ये गांधी साहब यही क्रिटिसिज्म ऑपोजिशन आप पे कर रहा है कि देखो जुडिशरी भी उसी तरह से बिहेव कर रहा है जैसे आप सत्ताधारी बिहेव कर रहे हैं, वही रंग अब जीत के आएंगे वो सत्ताधारी के अगेंस्ट में कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सत्ताधारी के अगेंस्ट में के तो आप जजमेंट दे रहे हैं। आप क्या नहीं वो या तो बैन कर देते, इलेक्शन को रोक देते, इलेक्शन नहीं रोका, बोले इलेक्शन होने दो, हम 21 को डिसाइड करेंगे। और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के अंदर भी यही हालत है सर। अभी जहां जो लेडीज कोटा है, ओबीसी कोटा है, एससी कोटा है, इट हैज गॉन अप टू 60%। क्लियर कट कन्विंसिंग नहीं आ रही है। 60% चिट्ठियां निकाल के सब दिया हुआ है, पर आज उसमें भी बहुत बड़ा झमेला होने वाला है। So why is the Supreme Court not taking a decision? This is crazy. For example, आप बॉम्बे यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आप चुनाव कर लेंगे, 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनकी चुनाव ओके हो जाएगी। लेकिन सर हर जगह पे ओबीसी कोटा यानी रिजर्व्ड कोटा जो है सीट्स का, इट हैज गॉन बियॉन्ड 58%। तो व्हाई डजंट द सुप्रीम कोर्ट गिव मोर टाइम? क्या भैया आप पहले अपनी वोटर्स लिस्ट ठीक कीजिए, लॉटरी सिस्टम जो है रिजर्वेशन का उसको ठीक कीजिए, 50% का जो लिमिट है उसके नीचे रखिए। व्हाई डोंट दे डू दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट सर। ये कोई मिली भगत की स्टोरी लगती है मुझे। I mean, this is absolutely crazy. मिली भगत डॉक्टर मलिक। पब्लिक के पैसों का इलेक्शन में इतना खर्चा होने के बाद में अगर हम लोग ऐसा वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट देगी तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी पीआईएल डालनी चाहिए किसी को। This is crazy, absolutely crazy. डॉक्टर मलिक सब पूरे ऑपोजिशन का कहना है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि
Judiciary is being manipulated, judiciary is being intimidated, डेमोक्रेसी लोकतंत्र खतरे में है। अब एसआईआर के माध्यम से राहुल गांधी जी कह रहे हैं ओबीसी वोट्स को निकाल रहे हैं आप, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि पीडीए के वोट्स को आप एलिमिनेट कर रहे हो। तो ये घूम फिर के क्या चल रहा है, ना वहां पर जस्टिस मिल रहा है ना यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है। क्या होगा? जो मुकेश गांधी साहब रूल सत्ताधारी पार्टी के, वो भी कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। तो क्या देखते हो डॉक्टर मल्लिका? जी देखिए, जहां तक विषय पीडीए का है तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो ये तो सबने देखा कि अतीक अहमद ने पिछड़ों का कितना कल्याण किया, मुख्तार अंसारी ने अल्पसंख्यकों का कितना कल्याण किया, गायत्री प्रसाद प्रजापति ने दलितों का कितना कल्याण किया। वो सब चीजें तो सबने देखी। उस आधार पे 2017 में सत्ता से बाहर बेदखल करने का भी काम हुआ, और 2017 के बाद जिस प्रकार से हमारी सरकार आई, 1-1 लाख रुपए तक का किसानों का ऋण माफ हुआ, परिवर्तन आया, और परिवर्तन होना था, वो आवश्यक था और समय की मांग थी। हर चौक चौराहे गली में गुंडा राज स्थापित हो गया था, माफिया राज स्थापित हो गया था, क्षेत्रीय गुंडे माफिया और इस प्रकार के सामाजिक तत्व हैं, उनका बोलबाला था। और अब परिवर्तन आया, वो सबने देखा। सर परिवर्तन तो हर एक को दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। दुरुस्त बात, बिल्कुल बिल्कुल जी। और उसके साथ साथ मुजफ्फरनगर दंगे तो सबने देखे थे। हमारे तो पड़ोस में मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर भीषण दंगे हुए थे, और जिस तरीके से सत्ता के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई दंगाइयों के ऊपर, और एक पक्षीय कार्रवाई हुई, बल्कि हिंदुओं को और जाट समाज के लोगों को पर्टिकुलरली टारगेट किया गया। जाट समाज के नवयुवकों के ऊपर मुकदमे लिखे गए, और वो भी सबने देखा आगे किस प्रकार से कार्रवाई हुई। आजम खान साहब उस समय चीफ मिनिस्टर जैसी पावर रखते थे। अब वो युग परिवर्तन हुआ और जनता ने वोट दी, उसके लिए हमें चुना। और साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से संविधान के राज का, तो देश में प्रदेश में संविधान का राज, कानून का राज होना चाहिए, यही हमारी पार्टी में शामिल है। और उसके साथ साथ तो एक सवाल सर, जाने के पहले एक छोटा सा सवाल है आपसे पूछ रहा हूँ, पता नहीं आपको इसके बारे में कोई नॉलेज है कि नहीं, हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वी विल कलेक्ट इट। सर दिल्ली में चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था, मुकेश गांधी साहब सुनने वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हर महिला के बैंक अकाउंट में 2500 रुपए डाले जाएंगे, और मार्च 25 को 2025 मार्च 25 को जो पहली कैबिनेट मीटिंग थी उसने ये प्रपोजल पास भी कर दिया और कुछ अमाउंट एलोकेट भी किया गया था। टुडे वी आर ऑन 29 ऑफ नवंबर। सर एक पैसा नहीं आया, एक पैसा नहीं आया। और उनसे जब पूछा जाता है रेखा गुप्ता जी से जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की कि क्या हो रहा है, वो कहते हैं अभी तक पॉलिसी बन रही है साहब। सर 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, 6 महीने हो गए सर, अब 7वां महीना लग जाएगा दिसंबर में, अभी तक दिल्ली की महिलाओं को पैसा नहीं मिला। मैं मानता हूं वो वादा करके और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को दिखा करके आप चुनाव तो जीत गए, आम आदमी पार्टी को हरा दिया आपने, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में प्रॉमिस किया था, डिलीवर नहीं किया। आप लोगों ने डिलीवर किया मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, इसलिए लोगों ने आप पर विश्वास कर लिया। लेकिन आपको लगता है कि दिल्ली की जनता आपको माफ करेगी? अभी तक क्यों नहीं? वाई हैव दे नॉट गिवन द मनी? सर 2500 रुपए पर मंथ ये कहा गया था कि जो बीपीएल महिला हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन महिलाएं हैं, उनको दिया जाएगा, अभी तक नहीं दिया गया सर। और इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, वी विल कलेक्ट मोर एंड गिव इट टू यू। बट द पॉइंट इज, भारतीय जनता पार्टी बार बार यही कहती है, जैसे आप बोलते हैं कि जो कुछ हम वादा करते हैं हम पूरा करते हैं, तो ये वादा पूरा नहीं हुआ है सर अभी तक। अविरल मलिक साहब कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें? निश्चित रूप से पॉलिसी बन रही है, और अब परिवर्तन आया, हमारी सरकार आई, रेखा जी के नेतृत्व वाली प्रचंड पूर्ण बहुमत की सरकार 6 महीने हो गए के साथ चल रही है, और निश्चित रूप से इस विषय को पूरा किया जाएगा। और ये जो वादे हमने किए थे, ये हमने कहा था अगले 5 साल के अंदर अंदर सत्ता आने के पश्चात प्रत्येक पॉइंट को पूरा किया जाएगा। वाह जी वाह, बल्ले बल्ले। 5 साल छोड़िए, आई होप इंक्लूडिंग पोल्यूशन में 5.5 पूरे किए जाए, इस पे चिंता कर रहे हैं। मां यमुना को स्वच्छ करने का काम भी हमने किया, और छठ महापर्व जिस तरीके से मना वो भी सबने देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो वादे हैं, प्रदूषण जो हो रहा है उसके भी वादे पूरे होंगे, जो दिल्ली की जितनी वाटर बॉडीज हैं उनको रेजरेक्ट किया जाएगा, और उसके अलावा जो पेड़ काटने की व्यवस्था अभी बिल्डर्स के कहने पे दिल्ली में चल रही है वो भी शायद बंद होगी। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता है आदमी उम्मीद पर कायम है। ये एयर पॉल्यूशन का ये जो एयर क्वालिटी ऑफ दी सिटीज जो है वो इतनी डिस्टर्ब होती है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें मुझे मुंबई का भी एयर पॉल्यूशन का बहुत डिटेल
चीजें उसने लिखी थी। और उसमें से एक चीज मैंने देखी कि मुंबई में हमारी जो बेकरीज होती है वो टोटल 246 बेकरीज है, उसमें से हार्डली, अरे सॉरी, 593 बेकरी है, उसमें से सिर्फ 209 बेकरी जो है वो सीएनजी और एलपीजी का उपयोग करती है, बाकी आज भी लाकड़े और कोयले से वहां से पॉल्यूशन होता है। तो मुकेश गांधी साहब, और अभी क्या है कि हम अब संजय गांधी नेशनल पार्क का भी खात्मा करने वाले हैं, वो भी हो गया है। आज वेरी गुड, वंडरफुल। क्वालिटी डाउन, डे बाय डे डाउन हो जा रही है। We'll discuss that at some other point of time. Sir, नहीं तो शो बहुत लंबा हो जाएगा। We'll be here till 10 o'clock because that's a subject very close to my heart. और दिल्ली के लिए जो मैंने प्लान बहुत पहले सजेस्ट करी थी कि कहां पर पुरानी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, मुगलों के जमाने की, पृथ्वीराज चौहान के जमाने की, अपने लाल पिठोरा के जमाने की, वो सारी की सारी जितने बनियों ने, सर राजा, एक राजा हुए बनियों के दिल्ली में, उनका नाम है राजा अग्रसेन, ठीक है सर। उस राजा अग्रसेन ने 150 बावलियां बनाई थी पूरी दिल्ली में, मालूम है सर? उसमें सिर्फ एक ही बावली बची है, राजा अग्रसेन की बावली, रानी झांसी लेन में, जहां पे वो एक गाना है ना, वो पीटी जिंटा और अभिषेक बच्चन का, वो वहीं पर शूट हुआ है, चांद सितारे ऐसा कुछ ऐसा गाना है, वहीं पर शूट हुआ है वो। और वहां पर वो बंद कर दिया गया था बिकॉज टू मेनी पीपल वर कमिटिंग सुसाइड। आई ग्रू अप राइट देयर इन दैट एरिया। आई ग्रू अप ऑन फिरोजशाह रोड। दिस इज जस्ट 1 minute away from my house. Sir, all I am saying is you have to go back. You have to revive all the water bodies. If you don't, we are all going to die, sir. If we do not preserve our forests, जितने पेड़ हैं, जितने जंगल हैं, जब तक आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, पर चलिए सर, सरकार आपकी मर्जी आपकी। दोनों यूपी और महाराष्ट्र में गांधी साहब यही प्रॉब्लम है। जो लेपर्ड्स महाराष्ट्र में करीबन 2000 लेपर्ड एरिया में आए, ह्यूमन एरियाज में आके अटैक करने लगा। सेम थिंग आई थिंक अविनाश मलिक जी वहीं पर यूपी में भी है। लेपर्ड जिस प्रकार से बाहर आके ह्यूमन हैबिटेशन में आके अटैक करने लगे हैं, स्पेशली फॉर फूड। इट्स अ डेंजरस थिंग गांधी साहब, वेरी डेंजरस। प्रदीप जी, इसमें 1100 करोड़ का तो बजट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया लेपर्ड को कंट्रोल करने के लिए। जी बिल्कुल। उसमें एआई सिस्टम लगाई हुई है। आज कितनी चीजें हुई है, फिर भी ये कंट्रोल नहीं हो रहा है और बहुत हादसे हो रहे हैं, ये बात भी सही है। डॉक्टर मलिक, फाइनल वर्ड, यूपी में कंट्रोल है क्या? लेपर्ड जिस प्रकार से ह्यूमन हैबिटेशन में आ रहा है, डॉक्टर मलिक क्या स्टेटस है वहां पर? डॉक्टर साहब, नहीं देखिए, उत्तर बोलिए। प्रदेश में तो सब अच्छा चल रहा है। और अगर एनवायरनमेंट की बात कर जाए, पर्यावरण रक्षा की बात की जाए, तो वो पूर्ण रूप से किस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा हो और उसके साथ साथ एक तरीके से पशु पक्षियों की रक्षा हो, इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार तो पूर्ण रूप से चिंतित है। तो ये स्पष्ट ग्राउंड लेवल पर नजर आ रहा है। वंडरफुल सर, वंडरफुल। और नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट वी विल आल्सो टॉक अबाउट, हम लोग बात करेंगे सरयू नदी के बारे में और गंगा के बारे में और यमुना के बारे में, और मां सरस्वती को एक बार पुनर्जीवित करने के क्या क्या प्रयास हो रहे हैं। एंड बाय द वे, आई मस्ट गिव यू सम गुड न्यूज है बिफोर आई लेट यू गो। सर, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस, वो जो सरस्वती रिवाइवल बोर्ड है ना, देयर इज सम वेरी गुड न्यूज फॉर इट। अगला कुंभ जब होगा ना सर इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में, मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, मां सरस्वती भी होंगी वहां पे, त्रिवेणी में तीसरी वेणी भी होगी। And remember, you heard it here first. Fantastic. Thank you, gentlemen. Thank you very much. Great pleasure talking to the both of you. Namaskar, sir. Namaskar. Jai Hind. नमस्कार, नमस्कार। Jai Hind. Jai Hind. Well, I hope these guys at least keep even 10% of their promises. I mean, अगर आप 10% भी promise रखें तो प्रदीप जी बहुत हो जाएगा. Very frankly speaking. अब ऐसा है कि आपने जो figures पढ़ा है, I mean, that was amazing for many years to hear. Sir, the fact remains that it is absolutely true that the IMF considers data coming out of India in the C category. Now, C category does not mean it is unreliable data. What it means is, it is not as sound technically as it ought to be. Again, I am trying to tell you, this same C category applies to China. और जो लोग आज जो बोलते हैं ना, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी हो गए, जैसे हमारे जयराम रमेश साहब हो गए, जैसे वो शमा मोहम्मद जी हो गई, जैसे वो बाकी कांग्रेसी जितने भी लोग हैं, सी कैटेगरी। अरे चाइना का भी तो वही है। आपने आज तक चाइना को क्रिटिसाइज नहीं किया, आप तो एग्जाम्पल देते हो चाइना का। ओहो देखो चाइना का ग्रोथ रेट, चाइना का ये, चाइना का वो। The IMF applies the same yardstick to China as they do to us, as they do to Brazil, as they do to South Africa. By the way, because these are all emerging
large emerging economies. And within these large emerging economies, India is the fastest growing economy in the world. We are growing now we have grown at 8.2% in the second quarter. और मेरा ये कहना है कि लोग बोल सकते हैं कि भाई ये डेटा इज फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट. अरे भाई, एक्सपोर्ट डेटा कैन नॉट बी फज्ड. You cannot fudge export data. Pradeep ji, shall I tell you why? Because there are receipts. उसके ऊपर आपका जीएसटी क्या है? वो कलेक्शन हुई है. अरे एक्सपोर्ट डेटा को कैसे फज करोगे यार? Just like you cannot fudge import data. इतनी इंपोर्ट हुई है that enters the country through a particular ledger. So is the case with exports. So my point is, India has exported $209.9 billion worth of exports in goods and services in the second quarter. And that, by the way, is the highest in the last 20 or 30 years. And this is in spite of Mr. Trump's tariffs. और ये सब चीजें सुनने के लिए मतलब गैर भारतीय जनता पार्टी यूनिवर्स से जो लोग हैं वो तैयार नहीं है. ना तैयार हो आपकी मर्जी. And it's not that only that. You are backing up with more infrastructure. You are backing up with more development. You are backing up with more manufacturing in these sectors. Because everything is going on simultaneously. Yes. हर चीज इकट्ठे चल रही है ना. From here it cannot come down. It will only go up. Yes. और चलते चलते एक बार फिर मैं बता दूं, कल वनडे इंटरनेशनल है, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया इन रांची. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. इट्स द वीकेस्ट बॉलिंग अटैक दैट वी हैव एवर हैड इन एन ओडीआई. और वनडे इंटरनेशनल में मोहम्मद सिराज को क्यों नहीं लिया गया, अभी तक मेरे को समझ में नहीं आ रहा. मोहम्मद शामी को क्यों नहीं लिया गया, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा. जसप्रीत बुमराह को क्यों बिठा दिया गया, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा. हार्दिक पांड्या क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा. वो समझ में आ रहा सिर्फ अजीत अगरकर साहब को और गौतम गंभीर साहब को. इन लोगों को समझ में आ रहा है बस. और गलती से मान लीजिए अगर ये भी हार गए प्रदीप जी, मैं तो ऐसा डिप्रेशन में आ जाऊंगा कि मैं क्रिकेट खेलना बंद, मैं क्रिकेट देखना बंद कर दूंगा. मैं सच बोल रहा हूं. Because just for two people, why are you destroying Indian cricket? ये हद होती है. आपने पहले विराट कोहली का करियर आपने सत्यानाश कर दिया, रोहित शर्मा का सत्यानाश कर दिया, आर अश्विन को आपने बाहर कर दिया, मोहम्मद शामी की आपने ऐसी की तैसी कर दी. मोहम्मद सिराज जैसा बच्चा 150 रन बनाए जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ, एंड ही हैड अ फैंटास्टिक आउटिंग अगेंस्ट इंग्लैंड. उसको आपने बाहर कर दिया. क्यों? उसकी शायद शक्ल पसंद नहीं होगी आपको, गौतम गंभीर साहब को. God knows what is happening over there. It's all personal predilections. We don't like to watch teams losing at the home No, pitch. we don't. We don't want India to lose home grounds. Not at all. We It don't. has never been earlier. We used to always expect बाहर भले हम लोग हारे, but यहाँ पर हम हारते नहीं हैं, जीतते हैं. कितने भी strong team हो सामने. और सर जिस दिन ये आदत पड़ गई हारने की, मैं आपको बता रहा हूं, लोग आना बंद कर देंगे आपके स्टेडियम में. तो बीसीसीआई जिस तरीके से अभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, द एरोगेंट मैनर इन विच दे हैव बीन बिहेविंग अप टिल नाउ, लेट मी अश्योर यू, वेरी सून योर एरोगेंस विल डिस्ट्रॉय दिस कैश काउ. आपने इसको काम धेनु गाय समझा हुआ है ना. अब ये गैया जो है वो दूध देना बंद कर देगी, याद रख लो. जहां लोगों ने देखना बंद किया, जैसे हिंदुस्तानी टीम ने हारना ज्यादा शुरू कर दिया, उसके बाद जयराम जी की है, आपका राम नाम सत्य हो जाएगा. मैं सीधी बात बोल रहा हूं आपको. अनलेस यू गेट रिड ऑफ दीस टू, ये अजीत आगरकर और गौतम गंभीर को गुड मॉर्निंग करिए और उनको बोलिए भैया बाहर हो जाओ. And whatever is in national interest has to be done. It has to be done. And national interest, sack these people. Sack them. Because they're not performing. And how long अरे are you going to प्रदीप continue with जी, non-performing assets? ये हिंदुस्तान की टीम है ना. चलिए बीसीसीआई बोलता है उसकी टीम है, चलो ठीक है तुम्हारी टीम है, लेकिन है तो हिंदुस्तान की टीम. ये अजीत आगरकर और गौतम गंभीर की प्राइवेट टीम है क्या? इनको बोलो आईपीएल फ्रेंचाइज अपना खरीदें और अपनी टीम में जो मर्जी करें. हिंदुस्तान की टीम के साथ आप ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते. लेट्स बी वेरी क्लियर. सैक दीस टू, थ्रो देम आउट. As I said the other day, bring in somebody like Kapil Dev, bring in somebody like Mohinder Ramanath, श्रीकांत जी को वापस लाइए, सुनील गावस्कर जी को रिक्वेस्ट कीजिए भैया आप आ जाओ, या किसी और ऐसे शख्स को रिक्वेस्ट कीजिए कि भैया आप आ जाओ. ये क्या है? This is absolutely terrible. It's not just terrible, it is one of the most awful things that I have seen ever in my life. I have never seen this in the BCCI. Up till now, one was very confident that the Board of Control for Cricket in India would behave in a very fair manner. Board of Control for Cricket in India will take a decision which will be great for Indian cricket. भारतीय क्रिकेट के लिए
भारतीय क्रिकेट के लिए जो भी बीसीसीआई करेगा वो बहुत जबरदस्त करेगा। लेकिन यहां पर आपने इन छोटे छोटे लोगों को बना दिया है। लेट्स बी वेरी क्लियर, गौतम गंभीर wanted the same kind of adulation as रोहित शर्मा एंड विराट कोहली वर गेटिंग। नहीं होगा साहब, यू आर नॉट विराट कोहली, यू आर नॉट रोहित शर्मा। जैसे बॉलीवुड में साहब एक ही शाहरुख खान होता है, एक ही शाहरुख खान होता है एक, अमिताभ बच्चन भी एक ही होता है, समझ गए, दिलीप कुमार भी एक ही होता है, कोई और नहीं बन सकता। अभी इनको क्या है, छोटे मोटे लोग हैं, इनको पावर दे दिए। जिसने भी इनकी तरफ आंखें उठा करके देखी या जिसने भी इनके साथ आर्ग्यू किया या परसीव्ड इंसल्ट थी इनकी पहले, उन सबको इन्होंने ड्रॉप कर दिया, उनका करियर खराब कर दिया। वेल, दे डोंट नो द एंगर ऑफ द पब्लिक। पब्लिक का गुस्सा आपने देखा नहीं है। Well, I hope better sense prevails. I hope we win tomorrow. We'll hope and pray. I don't know what's going to happen. This is the first time I'm saying that we don't know what's going to happen. Rightfully speaking, we should have won both the tests against South Africa over here. We lost both. All thanks to these guys. Now I don't really know what's going to happen. I hope we win. I hope and pray we win like all Indians. Well then, that's just about it as far as we are concerned. Pradeep ji, you subscribe to, you click on that icon, subscribe to the fastest growing channel of the nation. जाने के पहले प्रदीप जी एक सेकंड the fastest growing channel of the nation, Nation Now. जी जाने के पहले एक सेकंड I know I'm taking a long time over here, but one more thing, one small thing, छोटी सी बात है, मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। ये हैं जो हम लोगों ने मोतीलाल नगर के ऊपर जो किया था शो, उस पर बहुत लोगों ने सर एसएमएस भेजे, बहुत लोगों ने कमेंट्स भेजे हैं। ये हैं राजू भागचंदानी साहब, गुड जॉब नीलेश प्रभु एंड टीम, थैंक यू। मोतीलाल नगर के ये हैं साधना पांडे जी, उन्होंने भी कहा है मोतीलाल नगर बचाओ समिति बहुत सही कर रही है। ये हैं जनाब जयबीर सिंह धंजाल साहब, वो कहते हैं थैंक्स टू नीलेश प्रभु साहब and members of the Motilal Nehru, whatever, we appeal to the concerned ministers and everybody else to come and talk to us. ये हैं जनाब आरोकिया राजा, उसके अलावा ये लिखते हैं नितेश बाबू, थैंक्स टू राजीव जी एंड एडवोकेट प्रदीप जी, वी आर ऑलवेज विद यू। ये हैं जनाब उमेश तिवारी, थैंक्स फॉर हाईलाइटिंग आवर plight. We should have been involved in these discussions and I hope we will be very, very soon. And there are lots and lots of other comments which we will read out when we meet you next. But thank you very much. Thank you very much for coming over here. Thank you very much for watching our channel and thank you very much for commenting. Again, click subscribe on the icon, click on the icon subscribe and you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. The real people's channel. Yes. बिल्कुल आपके साथ है और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। Well, that's it. That's all we've got for you. आप सब लोगों के लिए, सबको पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद।